हम बच्चों बायोटेक्नोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर समझने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अभी जो हम सीखेंगे ये एप्लीकेशन। अभी तक जो हमने पार्ट समझा था वो तो था बायोटेक का प्रिंसिपल वाला पार्ट। अब हम बायोटेक के एप्लीकेशन समझेंगे जो आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 है। इसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। एप्लीकेशन की बात करें तो बायोटेक के एप्लीकेशन कई फील्ड में है। बायोटेक के एप्लीकेशन एग्रीकल्चर, मेडिकल, इन्वायरमेंटल, कई फील्ड के अंदर बायोटेक के एप्लीकेशन हम समझ सकते हैं। तो हम यहां पर स्टार्ट करते हैं कि बायोटेक के एप्लीकेशन कहां कहां होते हैं। बायोटेक के अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो इसका एप्लीकेशन बच्चों जैसे एग्रीकल्चर फील्ड में है। इसी तरह से इसका एप्लीकेशन होता है मेडिसिन, जैसे इंसुलिन का फॉर्मेशन बायोटेक से होता है। तो कौन कौन सी मेडिसिन बनाई गई वो भी हम समझेंगे। इसका एप्लीकेशन होता है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है डिजीज को डायग्नोस करना कि डिजीज है या नहीं वो पता कर सकते हैं। इसी का यूज होता है एनर्जी प्रोडक्शन में। बायोटेक की हेल्प से एनर्जी प्रोडक्शन में भी काम में लिया जा सकता है कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से। इसी तरह से इसी का एक एप्लीकेशन आता है बायो रिमेडिएशन। बायो रिमेडिएशन का मतलब होता है इन्वायरमेंट के जो पोल्यूटेंट है उनको बायोलॉजिकल चीजों से रिमूव करना। पोल्यूटेंट रिमूव बाय बायोलॉजिकल मटेरियल। तो बायोलॉजिकल चीजों से पोल्यूटेंट को हटाना यह बच्चों बायो रिमेडिएशन कहलाता है। यह कैसे होता है इसका एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड एग्जांपल हम आगे सीखेंगे स्यूडोमोनास पुटिडा के बारे में। क्लियर? ये एक तरह से इन्वायरमेंटल रिस्पेक्ट में ही है। इसी तरह से इसका एग्जांपल आता है बायोटेक के एप्लीकेशन में ही प्रोसीड फूड, मतलब फूड में कुछ चेंजेस करना है तो उसके रिस्पेक्ट में भी हम बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हैं। तो बायोटेक के एप्लीकेशन केवल एग्रीकल्चर या मेडिकल तक लिमिट नहीं है। इसके एप्लीकेशन बहुत वाइड है। हर तरफ इसके एप्लीकेशन मिलते हैं। कहां कहां मिल सकते हैं? एनर्जी प्रोडक्शन में आ सकता है, इन्वायरमेंट में आ सकता है, एग्रीकल्चर है, मेडिसिन है, डिजीज डायग्नोसिस है, ऐसे कई सारे फील्ड में इसके एप्लीकेशन है। अपनी एनसीईआरटी में जो एप्लीकेशन बायोटेक के समझा रखे हैं वो बच्चों एग्रीकल्चर फील्ड में है और मेडिकल फील्ड में ही डिटेल में समझा रखे हैं। क्लियर? तो हम इन्हीं को ही ज्यादा डिटेल में समझेंगे भी। इन्वायरमेंटल रिस्पेक्ट में केवल एक ही दे रखा है स्यूडोमोनास पुटिडा का, वो एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी हम उसको समझेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। क्लियर? तो पहले हम एग्रीकल्चर वाला पार्ट समझेंगे, फिर मेडिसिन और फिर कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो स्पेशल एग्जांपल से जो एनसीईआरटी में नहीं है उनको भी हम वहां पे कवर कर लेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर फील्ड में समझाने से पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर कर दूं, जैसे कि पेस्टिसाइड क्या होते हैं, फर्टिलाइजर क्या होता है। वैसे आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन पहले टर्म हम अच्छे से क्लियर कर ले। मान लीजिए बच्चों ये कोई फील्ड है। इस फील्ड के अंदर यहां पर ये प्लांट ग्रो कर रहा है, ये नॉर्मल प्लांट। किसी फार्मर ने यहां नॉर्मल प्लांट लगाया, मान लीजिए उसने वीट का प्रोडक्शन चालू किया। अब बच्चों ये जो प्लांट होते हैं ये प्लांट बहुत अच्छा प्रोडक्शन दे रहे हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि इनके ऊपर ऐसे पेस्ट आके अटैक कर जाते हैं। ये पेस्ट हो सकता है जैसे कोई बैक्टीरिया का अटैक हो जाए, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाए, फंगस का इन्फेक्शन हो जाए, इंसेक्ट के अटैक हो जाए, वायरस का अटैक हो जाए, कोई भी नुकसान कर दे। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो नुकसान कर देता है उसको सिंपली हम क्या कह सकते हैं? पेस्ट। पेस्ट मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्यूमन को नुकसान कर रहे हैं, ह्यूमन को हार्म कर रहे हैं, वो एक तरह का क्या है बच्चों? पेस्ट होता है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो प्लांट हमने ग्रो किए, ये तो हमारा मेन प्लांट था, इस मेन प्लांट के बीच बीच में कुछ अनदर प्लांट ग्रो हो जाते हैं। अच्छा, ये जो दूसरे प्लांट होते हैं इस मेन प्लांट की ग्रोथ को रोक देते हैं, और ये जो अनवांटेड प्लांट ग्रो होता है ये कहलाते हैं वीड। तो ऐसे मेन प्लांट के बीच में वीड ग्रो हो जाते हैं, और ये वीड इन नॉर्मल प्लांट के साथ कई चीजों के लिए कंपटीशन करते हैं। तो इससे होता यह है कि नॉर्मल प्लांट की यहां पे ग्रोथ रुक जाती है या उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं आ पाता। तो मुझे बताओ, पेस्ट की वजह से भी नुकसान होता है, इसी तरह से वीड की वजह से भी नुकसान होता है। तो फार्मर चाहेगा ऐसे पेस्ट, ऐसे वीड और आके लगे नहीं, वो तो चाहेगा इनको हटाया जाए, क्योंकि ये हटेंगे तभी तो इनका प्रोडक्शन अच्छा हो पाएगा। अब बात आती है इन पेस्ट को कैसे हटाया जाए। तो पेस्ट को हटाने के लिए यहां पर बच्चों फार्मर कुछ केमिकल का स्प्रे कर देता है। जैसे इन इंसेक्ट को हटाना है तो इसके लिए फार्मर केमिकल का स्प्रे करता है। अब वो केमिकल क्या करता है? इन पेस्ट को जाके मार देता है। उस केमिकल को हम स्पेशल नाम दे देते हैं पेस्टिसाइड। नाम से समझ में आ रहा है? पेस्टिसाइड अल्टीमेटली इस पेस्ट को जाके मार देता है। तो पेस्ट को मारने वाले को क्या कहा जाता है? पेस्टिसाइड। अब ये पेस्टिसाइड भी अलग अलग कैटेगरी हो जाती है। जैसे इंसेक्ट को मारना है तो इंसेक्टिसाइड नाम दे देंगे, फंगस को मारना है फंगिसाइड नाम दे देंगे, बैक्टीरिया को मारना है बैक्टीरियोसाइड नाम दे देंगे, एल्गी को मारना है एल्गीसाइड कह देंगे। तो ऐसे अलग अलग पेस्टिसाइड नाम दे दिए जाते हैं।
अच्छा, ज्यादातर बच्चों जो पेस्टिसाइड है मार्केट से जब हम लेके आते हैं तो ये बेसिकली केमिकल की फॉर्म में आते हैं, तो ज्यादातर पेस्टिसाइड केमिकल होते हैं। अब बच्चों ये जो केमिकल हम यहां पे से स्प्रे करते हैं, इन केमिकल से पेस्ट तो मरता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब फार्मर इसको फील्ड में स्प्रे कर रहा होता है तो बाय मिस्टेक उसकी बॉडी में चला जाता है। अच्छा, उसकी बॉडी में चला गया तो कहीं ना कहीं फार्मर को भी नुकसान कर सकता है, एलर्जी दे सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जो केमिकल हम स्प्रे करते हैं उसका पार्ट इन प्लांट पे से लगा ही रह जाता है, प्लांट पे लगा रह गया, और प्लांट का कुछ प्रोडक्ट हम खाते ही है, और प्लांट का प्रोडक्ट हम खाएंगे, अदर एनिमल्स खाएंगे तो उनको भी नुकसान हो सकता है। तो केमिकल की एक बड़ी दिक्कत आती है कि ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होते हैं। ये क्या होते हैं? टॉक्सिक होते हैं। एक और इनका बड़ा दिक्कत ये आती है, टारगेट स्पेसिफिक नहीं होते। मान लीजिए इस फील्ड पर यहां पर एक इंसेक्ट और बैठा था, समझाने के लिए कह देता हूं ये ए है और ये बी है। अच्छा, नुकसान कौन कर रहा है? ए। लेकिन केमिकल क्या करते हैं, इस ए और बी सबको मार देते हैं। सबको मार देते हैं मतलब पूरा इकोसिस्टम खराब कर देते हैं। केमिकल की यह भी बड़ी दिक्कत आती है, टारगेट स्पेसिफिक नहीं होते। पहली प्रॉब्लम, हां, एक तो टॉक्सिक होते हैं, दूसरी प्रॉब्लम टारगेट स्पेसिफिक नहीं होते हैं, और एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है कॉस्टली भी बहुत आते हैं। इसीलिए आज के टाइम पर इन केमिकल के बजाय यहां पर यूज किया जाता है बायोपेस्टिसाइड का। मतलब पेस्टिसाइड यूज करेंगे लेकिन बायोलॉजिकल। अब ये बायोपेस्टिसाइड कौन कौन से होते हैं, इसको बच्चों माइक्रोब्स वाले चैप्टर में हम समझेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो उसके अंदर आपको समझाया जाएगा कि कौन कौन से ऐसे बायोपेस्टिसाइड होते हैं। बहुत सारे हैं, लेडी बर्ड है, ट्राइकोडर्मा है, उनका यूज करके हम बच्चों पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, पेस्टिसाइड दो कैटेगरी हो गई, एक हो गई केमिकल, एक हो गई बायोलॉजिकल। कौन बढ़िया है? बायोलॉजिकल बेस्ट होती है क्योंकि इनके नुकसान नहीं है, केमिकल के तो बहुत नुकसान है। बात समझ में? तो याद रखना, पेस्टिसाइड का काम पेस्ट को मारना। अब मुझे बताओ, ये बच्चों यहां पर प्लांट जब ग्रो कर रहे होंगे, इन प्लांट को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। मुझे बताओ न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? सोइल से। इस सोइल के अंदर जो न्यूट्रिशन होगा यही तो प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे। अच्छा, प्लांट की ग्रोथ के लिए तीन एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, एनपीके, सभी जानते हो। एनपीके सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, और यह कहा जाता है इंडियन सोइल में ये तीनों ही एलिमेंट सबसे कम है। मतलब जो सबसे क्रिटिकल एलिमेंट है वही सबसे कम होते हैं। तो अब सोइल के अंदर इनकी क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। अरे इनकी क्वांटिटी बढ़ेगी तभी तो यहां प्रोडक्शन अच्छा होगा। अब बात आती है इनकी क्वांटिटी कैसे बढ़ाई जाए, तो इसके लिए यहां पर ऐड कर दिए जाते हैं फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर का काम होता है सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना, और फर्टिलिटी बढ़ाने का मतलब एनपीके की नंबर को बढ़ाना। अब बात आती है फर्टिलाइजर कौन है, तो फर्टिलाइजर भी दो कैटेगरी के हो सकते हैं, ये भी केमिकल और बायोलॉजिकल हो सकते हैं। केमिकल में एक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट नाम सुना भी होगा आपने, यूरिया। यूरिया का यूज किया जाता है, तो यूरिया का यूज कर सकते हैं। लेकिन केमिकल की वही दिक्कत आती है, टॉक्सिक होते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, महंगे भी बहुत आते हैं। तो आज के टाइम पे बायो फर्टिलाइजर काम में लेते हैं, जैसे राइजोबियम का यूज करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देता है। ग्लोमस का यूज करते हैं, वो बच्चों फॉस्फोरस के लिए। ये सब हम अगले वाले चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आपको बताएंगे भी कि कौन कौन से बायो फर्टिलाइजर होते हैं। क्लियर? तो मुझे बताओ, पेस्ट को मारना है तो पेस्टिसाइड कितनी कैटेगरी? 2, केमिकल बायोलॉजिकल, लेकिन बेस्ट बायोलॉजिकल। सेम एज अगर सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना है तो फर्टिलाइजर। ये ध्यान रखना, फर्टिलाइजर का काम पेस्ट को मारना नहीं है, फर्टिलाइजर का काम सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना है। और ये भी 2 कैटेगरी है, इनमें से बेस्ट है बायोलॉजिकल। यानी बायोलॉजिकल चीजों से प्रोडक्शन करें तो ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि ये टॉक्सिक नहीं होती है। क्लियर? जो बात मैंने आपको यहां बेसिक समझाई है, ये समझ में अच्छे से, चाहे तो आप इसको नोट करना भी चाहो तो नोट कर लीजिएगा। वैसे इसको नोट करने की जरूरत नहीं, ये तो मैंने एक बेसिक बात आपको अलग से समझा दी है। हम बायोटेक के एप्लीकेशन समझ रहे हैं। बायोटेक के एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहला एप्लीकेशन हम लेंगे एग्रीकल्चर फील्ड में। बात आती है एग्रीकल्चर को बढ़ाना है, फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो कैसे एग्रीकल्चर पार्ट को बढ़ाया जाए। एग्रीकल्चर पार्ट को बढ़ाने के लिए हम कह सकते हैं 3 तरह से खेती की जा सकती है। यानी एक तरह से एग्रीकल्चर करने के 3 ऑप्शन है, 3 वे है एग्रीकल्चर। देयर आर 3 ऑप्शन दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला आता है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रोकेमिकल मतलब हमें एग्रीकल्चर करना है लेकिन केमिकल की हेल्प से। अरे केमिकल का यूज करके हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं। जैसे यहां पर जो केमिकल आते हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर हो सकते हैं,
केमिकल पेस्टिसाइड हो सकते हैं। फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड टर्म क्लियर है बेटे, ये अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा। फर्टिलाइजर का काम फर्टिलिटी बढ़ाना, पेस्टिसाइड का काम पेस्ट को मारना। अच्छा, इनका यूज करने से क्या होगा? सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएंगे, पेस्ट को मारेंगे तो होगा क्या? हाँ, अल्टीमेटली प्रोडक्शन ही तो बढ़ेगा। तो इनकी वजह से केमिकल हम डालेंगे तो इनसे प्रोडक्शन बढ़ता है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या है? ये टॉक्सिक होते हैं, तो इससे क्वालिटी खराब हो जाती है। यानी केमिकल का यूज करने से प्रोडक्शन तो बढ़ता है, और मैं तो कहूंगा बढ़ता नहीं, बहुत बढ़ता है, लेकिन क्वालिटी डाउन हो जाती है, क्योंकि जब हम इनको खाते हैं तो टॉक्सिक रहते हैं। तो केमिकल की प्रॉब्लम क्या है? बाय दिस इंक्रीज प्रोडक्शन, इनके द्वारा इन प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो जाता है, बट क्वालिटी डिक्रीज, क्वालिटी यहां पर डिक्रीज हो जाती है। प्रोडक्शन तो बढ़ता है, क्वालिटी खराब हो जाती है। तो बात आती है फिर खेती और कैसे कर सकते हैं? इनकी तो प्रॉब्लम है, क्वालिटी खराब हो जाती है। सेकंड तरीका आता है फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की जाए। अब बात आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या? ये टर्म ध्यान रखना। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है केमिकल फ्री एग्रीकल्चर। केमिकल का यूज करना ही नहीं, या करना भी पड़े तो बहुत ही लिटिल क्वांटिटी में, कम से कम क्वांटिटी में। वैसे मैं तो कहूं केमिकल यूज करना ही नहीं चाहिए। क्लियर? केमिकल फ्री एग्रीकल्चर, उसी को हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। अब बात आती है यहां प्रोडक्शन बढ़ाना है तो फिर कैसे बढ़ाए? इस केस में प्रोडक्शन बढ़ाने का तरीका होता है यहां पर हम बायो फर्टिलाइजर या बायो पेस्टिसाइड का यूज करें, बायोलॉजिकल चीजों का यूज करें। तो बायोलॉजिकल चीजों से हम खेती करें तो उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग नाम दे देते हैं। याद रखना, ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल का यूज नहीं करना है, तो फिर क्या करना है? बायोलॉजिकल चीजें यूज करना है, और बायोलॉजिकल चीजों से ऐसे खेती करना, वही बच्चों ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कह सकते हैं। अच्छा, इनकी हेल्प से अगर हम बच्चों यहां प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन यहां पर बढ़ेगा, लेकिन यहां अगर हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी तो और अच्छी हो जाती है, क्योंकि केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं, बायोलॉजिकल चीजें, तो क्वालिटी तो और अच्छी हो जाएगी। अच्छा, यहां प्रोडक्शन बढ़ता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ पाता। मतलब इसमें प्रोडक्शन मान लीजिए इतना सारा बड़ा है, बहुत सारा बड़ा है, तो उसके रिस्पेक्ट में इसमें कम बढ़ता है। बायोलॉजिकल चीजों से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है, लेकिन केमिकल के रिस्पेक्ट में कम बढ़ता है। और केमिकल के रिस्पेक्ट में कम बढ़ता है, इसीलिए बायोलॉजिकल चीजों के जो प्रोडक्ट है महंगे मिलते हैं। आप मार्केट में कोई भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोडक्ट लेके आओ, आपको जनरली वो महंगे ही मिलेंगे, क्योंकि इनसे इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं मिलता। और इसी वजह से फार्मर क्या करता है? फार्मर को मेन मतलब होता है कि कैसे भी करके प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, क्वालिटी नहीं। फार्मर को मेन मतलब क्वांटिटी से होता है, प्रोडक्शन से होता है। इसीलिए आज के टाइम पे भी आप देखो, इंडिया में ज्यादातर जगह केमिकल ही यूज किया जा रहा है, ज्यादातर जगह केमिकल यूज किया जाता है, क्योंकि उनसे प्रोडक्शन अच्छा आता है। लेकिन फ्यूचर में ऑर्गेनिक फार्मिंग की डिमांड बढ़ रही है, और ज्यादा बढ़ेगी भी, और इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इसमें क्वालिटी बेस्ट आ जाती है। अरे बात समझ में? तो खेती करने के मैंने आपको 2 वे तो बता दिए, एग्रीकल्चर से कर सकते हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। अच्छा, कौन ज्यादा बढ़िया है? हाँ, हम कहें ऑर्गेनिक फार्मिंग ज्यादा बेस्ट है, अगर हम किसकी बात करें? क्वालिटी की बात की जाए। दोनों के समझ में? इसको नोट भी कर लीजिएगा। अच्छा, इसी में ही अगला केस देते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर करने का एक तरीका और होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प ली जाए। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम खेती कैसे कर सकते हैं वो आप समझिएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग का अगर हम यूज करना है तो आपको समझाने के लिए यहां पर जो भी डिजायर्ड जीन है उसको बच्चों प्लांट में हम ट्रांसफर कर देते हैं, और प्लांट में जब जीन ट्रांसफर कर देते हैं तो ऐसे प्लांट को अब नाम देंगे जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट या ट्रांसजेनिक प्लांट या टेलर मेड प्लांट। प्लांट के अंदर हम जीन ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, जीन ट्रांसफर करेंगे तो उनका जेनेटिक सिस्टम मॉडिफाइड हो जाता है, तो इनको हम जीएम जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट, ट्रांसजेनिक प्लांट या टेलर मेड प्लांट कहते हैं। इसको आप बच्चों ऐसे समझिएगा, आपको सिखाने के लिए ये मैंने एक नॉर्मल प्लांट ग्रो किया है। नॉर्मल प्लांट, इस नॉर्मल प्लांट के ऊपर कोई पेस्ट आके लग गया। पेस्ट मतलब जैसे कोई इंसेक्ट आके लग गया। अब बच्चों होता क्या है, ये पेस्ट समझाने के लिए इंसेक्ट क्या करते हैं, प्लांट की ऐसे लीव्स को खा जाते हैं। इंसेक्ट से बच्चों जनरली डिजीज नहीं होती, ये इंसेक्ट क्या करते हैं, प्लांट की लीव्स को खा जाते हैं। और लीव्स को खा जाएंगे तो हां, यहां पर जब लीव नहीं होगी तो अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फूड प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये जो इंसेक्ट है ज्यादातर प्लांट की लीव पे अटैक कर रहे हैं। अब फार्मर चाहेगा ऐसे पेस्ट और लगे नहीं, उसका टारगेट तो इन इंसेक्ट को मारा जाए। बात आती है इंसेक्ट को कैसे मारे, तो इसके लिए वो क्या करता है, जनरली मार्केट से केमिकल लेके आता है।
मार्केट में जाता है, केमिकल लेके आता है, फिर वो केमिकल को डालता है, इससे बच्चों ये इंसेक्ट मर जाते हैं। तो एक बात, पहले तो ये इंसेक्ट नुकसान कर चुका है, क्योंकि जब ये बैठा होगा नुकसान तो कर ही रहा होगा, साथ ही साथ केमिकल लाएंगे उसका खर्चा अलग है। मतलब यहां दोनों तरफ से नुकसान, एक तो ये पहले ही कट कर चुका होगा और ऊपर से केमिकल का खर्चा अलग, और वो भी महंगे केमिकल आते हैं, और साथ ही साथ टॉक्सिक अलग है। तो आज के टाइम पर साइंटिस्ट लोग ये कहते हैं कि क्यों न इस प्लांट को ही ऐसा बना दिया जाए कि इस पे इंसेक्ट अटैक ही ना करे, मतलब इंसेक्ट जैसे इसको खाए वहीं खत्म हो जाए, मतलब इंसेक्ट ही मर जाए। तो इसी सोच के साथ इसके अंदर बच्चों जीन ट्रांसफर की गई। अच्छा, इंसेक्ट को हटाना है तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन को ट्रांसफर करेंगे, ये सोच समझ के जीन डाली जाती है। इंसेक्ट हटाना है तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन को डालेंगे। अच्छा, जीन डाल दी तो अब ये जो प्लांट बना होगा ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा मॉडिफाइड हो गया, और ऐसे मॉडिफाइड प्लांट का नाम दिया गया ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक मतलब जीन ट्रांसफर कर दी तो ट्रांसजेनिक हो गया। इन्हीं को हम जेनेटिक मॉडिफाइड कहते हैं, इन्हीं को हम टेलर मेड भी कहते हैं। टेलर मेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें ऐसा नहीं कि कुछ भी जीन डाल दी जाए, इसमें बहुत सोच समझ के जीन डाली जाती है कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे हम टेलर के पास जब क्लॉथ की स्टिचिंग के लिए जाते हैं तो हम अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं ना कि हमें ये इतना पार्ट चाहिए, इतना पार्ट चाहिए, इस साइज का चाहिए, जो भी हमें बनाना है रिक्वायरमेंट के, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहां पर भी इनको ऐसा नहीं कि कुछ भी जीन डाल दी जाए, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको क्रिएट किया जाता है, इसलिए इनको टेलर मेड कहा जाता है कि टेलर के थ्रू, रेडीमेड नहीं है, ये मेड किया गया, बनाया गया है, साइंटिस्ट लोगों ने इसको यहां पर क्रिएट किया है, तो इसको हम टेलर मेड प्लांट भी कह सकते हैं। अच्छा, इन प्लांट में इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन डाल दी है। अब वो जीन क्या करती है, यहां पर कुछ ना कुछ प्रोटीन बना के रखती है, ये प्रोटीन एक तरह का टॉक्सिक होगा। अब होगा क्या, इंसेक्ट आएगा। अच्छा, ये प्रोटीन इनकी हर लिप के अंदर, प्लांट के अंदर हर जगह होता है, और मैंने आपको कहा भी था इस प्लांट में जीन पहुंचाने से फायदा नहीं है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम काम करते हैं कि इसके एंथरोविल में डालेंगे, फिर सीड्स लेंगे और उन सीड्स को ग्रो कराएंगे। अच्छा, जब इन प्लांट को यहां पे ग्रो कराया गया तो इनके अंदर ऐसे टॉक्सिक चीज यहां पर, इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिक यहां बना, एक तरह का प्रोटीन ही है। अब बच्चों होगा क्या, इंसेक्ट आएगा, खाएगा, और खाएगा तो ये पार्ट इसकी बॉडी में जाएगा, किसकी, इंसेक्ट की, और इंसेक्ट की बॉडी में गया तो जैसे इंसेक्ट इसको खाता है थोड़े टाइम बाद वो यहीं पे मर जाता है। अच्छा, यहीं पे इंसेक्ट मर गया, जैसे लिप को कट किया वहीं पे खत्म हो गया। अब मुझे बताओ, जब इंसेक्ट यहां पे मर गया तो अब हमें केमिकल की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्लांट में ही ये पावर आ गई है कि जैसे इंसेक्ट इसको खाता है वहीं मर जाता है, यानी अब हमें केमिकल की जरूरत नहीं है। अच्छा, इंसेक्ट नुकसान नहीं कर रहा है तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो दो फायदे हो गए, एक तो प्रोडक्शन बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ जो केमिकल पे हम इतने डिपेंड हो गए वो डिपेंडेंसी अब कम हो जाएगी। तो ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने का ये एक बड़ा फायदा है। क्या फायदा बताया मैंने, प्रोडक्शन तो बढ़ता ही है, ये तो नो डाउट, प्रोडक्शन तो अच्छा होता ही है, साथ ही साथ हां, जो केमिकल पे हम इतने डिपेंड हो गए थे वो डिपेंडेंसी कम हो गई, क्योंकि इन पे केमिकल डालने की जरूरत नहीं है। अरे बात समझ में, क्योंकि इसके अंदर हमने सोच समझ के जीन डाली है। अब ये ध्यान रखना, इंसेक्ट को हटाना है तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन डालेंगे, बैक्टीरिया को हटाना तो बैक्टीरियल रेजिस्टेंट जीन डालेंगे। तो बहुत सोच समझ के इनको क्रिएट किया जाता है, इसलिए इनको टेलर मेड प्लांट का नाम भी दिया गया है। जो बात यहां समझे, क्लियर हुई अच्छे से, तो लिख लीजिएगा, इनके अंदर डिजायर्ड जीन ट्रांसफर कर देते हैं, ऐसे प्लांट को नाम दिया गया। तो ये नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप ये भी बना लीजिए, नॉर्मल प्लांट जीन डाल दी तो ट्रांसजेनिक प्लांट बन गया। हो गया कंप्लीट। अब बच्चों, ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते हैं, इन ट्रांसजेनिक प्लांट के क्या क्या फायदे हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट का बस एक ही फायदा नहीं है कि केवल प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, और भी कई बेनिफिट्स होते हैं। प्रोडक्शन बढ़ाना तो एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन और भी कई फायदे हैं। क्या क्या बायोटेक से हम ट्रांसजेनिक प्लांट से फायदा उठा सकते हैं, वो सारे एप्लीकेशन अब मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके। तो हम यहां पर एप्लीकेशन समझेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट के। अभी तक मैंने आपको क्या समझाया, एग्रीकल्चर करने के 3 तरीके थे। एक तो था एग्रोकेमिकल, केमिकल की मदद से, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बायोलॉजिकल चीजों से, और जेनेटिक मतलब जीन ट्रांसफर करके। क्लियर। अगले नंबर पे हम समझते हैं नेक्स्ट पार्ट, और वो है एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। बायोटेक के एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में, ये इसका फर्स्ट पार्ट समझ रहे हैं, यूज ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। यहां हम ऐसे भी कह सकते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट के क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या यूज है। इनके यूज में सबसे पहला यूज, इनहैंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड। फूड क्वालिटी को इनहैंस करना,
क्वालिटी को बढ़ाना। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम समझेंगे, विटामिन ए इनरिच्ड राइस, जिसको बच्चों कहा जाता है गोल्डन राइस। तो विटामिन ए इनरिच्ड राइस, इसको आप कह सकते हो गोल्डन राइस। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल गोल्डन राइस हम समझने जा रहे हैं। अच्छा, गोल्डन राइस के अंदर होता क्या है? इन गोल्डन राइस सम जीन्स ऑफ डैफोडिल प्लांट एंड सम जीन्स ऑफ इरविना बैक्टीरिया हैज बीन ट्रांसफर। यानी गोल्डन राइस बनाने के लिए उसके अंदर कुछ जीन को डाल दिया गया। वो जीन कहां से लाए? तो वो जीन डैफोडिल प्लांट से ली गई है और इरविनिया बैक्टीरिया से ली गई है। अच्छा, ये जीन करती क्या है? दिस जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ बीटा कैरोटीन। ये बीटा कैरोटीन के सिंथेसिस की जीन है। अब एक बात आप लोग सभी जानते हैं, अगर अपनी बॉडी में विटामिन ए की कमी है, विटामिन ए की कमी है, तो इसके लिए डॉक्टर हमें कहता है कि आप बीटा कैरोटीन से रिलेटेड चीजें खाइए। जैसे हम लोग जनरली कैरेट का यूज करते हैं। अगर हम कैरेट को खाएंगे, बॉडी में क्या गया? बीटा कैरोटीन। यही बीटा कैरोटीन लीवर में जाता है और वहां पर विटामिन ए का सिंथेसिस करता है। मुझे बताओ, विटामिन ए बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? बीटा कैरोटीन। ये एक तरह का इसका प्रिकर्सर है कि बीटा कैरोटीन ही चेंज होकर विटामिन ए बन जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है? अगर हम बच्चों नॉर्मल राइस की बात करें, नॉर्मल राइस, ये जो नॉर्मल राइस व्हाइट कलर के होते हैं जिसको हम खाने में यूज करते हैं, अगर हम नॉर्मल राइस को खाते हैं तो नॉर्मल राइस के अंदर बीटा कैरोटीन अब्सेंट होता है। बात को समझना अच्छे से, नॉर्मल राइस में बीटा कैरोटीन नहीं होता। जो हम व्हाइट कलर के राइस खाते हैं, जैसे हमने उसको खाया, बॉडी में बीटा कैरोटीन गया ही नहीं, और बीटा कैरोटीन नहीं गया तो विटामिन ए नहीं बनता। अब बात आती है कि राइस की मदद से हम कैसे विटामिन ए का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया? ये जो नॉर्मल राइस था, इसके अंदर बच्चों जीन ट्रांसफर की गई। किसकी? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन की जीन को डाला गया। अब बात आती है बीटा कैरोटीन की जीन कहां से लाए? तो बीटा कैरोटीन की जीन, कुछ जीन तो डैफोडिल प्लांट से लाई गई और कुछ जीन इरविनिया बैक्टीरिया से लाई गई। मतलब कुछ इससे और कुछ इससे ली गई, और इन जीन को उठा के इस प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर दिया, इस राइस के अंदर ट्रांसफर कर दिया। जब इस राइस के अंदर ट्रांसफर कर दिया तो अब जो राइस बनेगा इसको हम नाम दे देंगे ट्रांसजेनिक राइस। और यही ट्रांसजेनिक राइस क्या नाम से जाना गया? गोल्डन राइस। ट्रांसजेनिक राइस, गोल्डन राइस। अब इस गोल्डन राइस की खास बात यह थी कि इसमें जो राइस आते हैं ये व्हाइट नहीं, ये हल्के से बच्चों येलोइश कलर टाइप के होते हैं। मतलब इस तरह के यहां पे राइस होते हैं। इन राइस की खास बात यह थी कि इनमें बीटा कैरोटीन प्रेजेंट था। अच्छा, इनमें तो नहीं था, फिर उनमें कहां से आ गया? यस, उसमें बीटा कैरोटीन इसलिए आ गया क्योंकि जीन ट्रांसफर कर दी, और जीन ट्रांसफर कर दी तो इसमें बीटा कैरोटीन बनने लग गया। अगर हम इन राइस को खाएंगे तो बॉडी में बीटा कैरोटीन जाएगा और यही बीटा कैरोटीन विटामिन ए का फॉर्मेशन करेगा। तो बताइए, नॉर्मल राइस विटामिन ए नहीं बना पाता, लेकिन यह बनवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बीटा कैरोटीन की जीन को इंसर्ट कर दिया। अरे बात समझ में? ये बच्चों बायोटेक के तो पार्ट है सारा। तो बायोटेक के एप्लीकेशन हम समझ रहे हैं। अब मुझे बताओ, बीटा कैरोटीन की जीन डालने से राइस का प्रोडक्शन डबल हो गया? नहीं, ट्रिपल हो गया। हम यहां प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहे, हम उसकी क्वालिटी बढ़ा रहे, न्यूट्रिशनल क्वालिटी। कि पहले इसमें विटामिन ए नहीं बनता था, न्यूट्रिशनली इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ये राइस न्यूट्रिशनली बहुत बेनिफिशियली है। अरे बात समझ में है बच्चों? तो ये एग्जांपल वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको आप टिक कर लेना। कई बार बच्चों इसमें नीट में क्वेश्चन आ चुका है। गोल्डन राइस, तो ध्यान रखना, गोल्डन राइस में विटामिन ए। अच्छा, इसमें विटामिन ए की जीन नहीं डालते, जीन किसकी डालते हैं? बीटा कैरोटीन, और इसके अंदर एग्जैक्टली बीटा कैरोटीन ही बनता है। हां, उसको हम खाएंगे तो इससे अपनी बॉडी में विटामिन ए बनना शुरू हो जाएगा। क्लियर हुआ सबको अच्छे से? तो ये पहला एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर फील्ड में हम एप्लीकेशन समझ रहे हैं। फर्स्ट, इनहैंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, और इसका एग्जांपल क्या सीखा है मैंने? गोल्डन राइस। ये पूछा जाएगा आपसे, गोल्डन राइस से प्रोडक्शन डबल ट्रिपल? नहीं, गोल्डन राइस से न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाई गई। जितनी बात यहां समझे इसको नोट कर लीजिए, और इस पे अच्छे से स्टार लगा के रखना। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया इस पे, नोट कर लो बच्चों इसको। ये भी नोट कर लो। क्या नोट? बायोटेक के एग्रीकल्चर फील्ड में हम एप्लीकेशन समझ रहे थे। इसमें बच्चों अगला एप्लीकेशन आता है टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। अगर हम बच्चों यहां पर हार्वेस्ट की बात करें तो हार्वेस्ट का मतलब होता है कटाई। तो कटाई के बाद जो नुकसान होता है उसे कहा जाता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। अब इस कटाई बाद जो नुकसान होने वाला है, इस नुकसान को कैसे भी करके कम करना है, रिड्यूस करना है।
अब ये रिड्यूस कैसे किया जाता है, इसे हम एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल समझते हैं। और जो एग्जाम्पल हम समझने जा रहे हैं वो है फ्लेवर सेवर टोमेटो। फ्लेवर सेवर टोमेटो ये बच्चों एक स्पेशल टोमेटो है जिसकी खास बात ये होती है कि ये लंबे टाइम तक मेंटेन रहता है, मतलब ये लंबे टाइम तक खराब नहीं होता। अगर हम नॉर्मल टोमेटो की बात करें, जैसे आपको समझाने के लिए, ये बच्चों एक नॉर्मल टोमेटो, इस नॉर्मल टोमेटो के अंदर ऐसे टोमेटो का प्रोडक्शन होता है। नॉर्मल टोमेटो की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन वाइज कोई कमी नहीं होती है, मतलब नॉर्मल टोमेटो में प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, फार्मर इस टोमेटो को कट करता है और कट करके इसको मार्केट ले जाता है। अच्छा, जब इसको कट करना वही हार्वेस्ट करना, हार्वेस्ट मतलब टोमेटो को ऐसे कट करना। इस टोमेटो को कट करके जब मार्केट में ले जाते हैं, नॉर्मल टोमेटो की खास बात यह होती है कि ये जल्दी जल्दी पकते हैं, मतलब इसमें राइपनिंग की प्रोसेस फास्ट होती है, और राइपनिंग की प्रोसेस फास्ट होने की वजह से ये जल्दी खराब हो जाते हैं। तो कई बार जब ये मार्केट में ले जाया जाता है तब तक तो बहुत सारे टमाटर खराब हो जाते हैं, और अगर टोमेटो खराब हो गए तो लोग बाग उसको खरीदते नहीं हैं, तो फार्मर को उतना बेनिफिट नहीं हो पाता। लेकिन यहां पे खास बात क्या है, प्रोडक्शन की कमी नहीं है, प्रोडक्शन तो अच्छा हुआ है, लेकिन प्रोडक्शन के बाद नुकसान हो रहा है क्योंकि टमाटर जल्दी पक रहे हैं। अच्छा, टोमेटो अगर जल्दी पकेंगे तब तो फार्मर को उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, उतना फायदा नहीं मिल पाएगा। यहां प्रॉब्लम क्या है, जल्दी पकना, जल्दी खराब होना। अब बात आती है इस राइपनिंग की प्रोसेस को कैसे भी करके स्लो कर दिया जाए, तब तो मजा आ जाएगा। अच्छा, स्लो करने से क्या फायदा होगा, ये लंबे टाइम तक मेंटेन रहेंगे, जल्दी खराब नहीं होंगे। अब बात आती है इनमें राइपनिंग की प्रोसेस को स्लो कैसे किया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए अब इनके अंदर यहां जीन ट्रांसफर की गई। अच्छा, जीन भी कौन सी वाली ट्रांसफर करेंगे, जो राइपनिंग को रिड्यूस कर दे, स्लो कर दे। अच्छा, जीन डाल देंगे तो अब जो टोमेटो बनेगा इसको हम ट्रांसजेनिक टोमेटो कहेंगे। ट्रांसजेनिक टोमेटो, इसका नाम बन गया फ्लेवर सेवर टोमेटो। ये नॉर्मल टोमेटो था और जो ट्रांसजेनिक बना इसी का नाम दिया जाता है फ्लेवर सेवर टोमेटो। अब इस फ्लेवर सेवर टोमेटो में टोमेटो का प्रोडक्शन तो उतना ही होता है, प्रोडक्शन वाइज तो उतना ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये बच्चों, फायदा क्या है कि ये लंबे टाइम तक मेंटेन रहता है, प्रोडक्शन तो उतना है, बेनिफिट ये होता है कि ये जल्दी खराब नहीं होता। जल्दी खराब नहीं होता मतलब इसमें राइपनिंग की जो प्रोसेस होती है उसको स्लो कर दिया जाता है, डिले कर दिया जाता है। अच्छा, ये जल्दी खराब नहीं होगा, 10 से 15 दिन तक आप ऐसे रखो, ये मेंटेन रहेगा, और जब लंबे टाइम तक मेंटेन रहेगा तो फार्मर को उतना अच्छा बेनिफिट भी होगा। यानी कटाई करने के बाद भी ये लंबे टाइम तक मेंटेन रहता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को हम यहां पे रिड्यूस कर रहे हैं। अब बात आती है यहां पर राइपनिंग की प्रोसेस को स्लो कैसे किया होगा, कैसे इसको स्लो किया होगा, इस बात को हम समझे। अच्छा, पहले आप अभी ये डायग्राम बना लो। नॉर्मल टोमेटो जल्दी खराब हो जाते हैं, ट्रांसजेनिक टोमेटो फ्लेवर सेवर लंबे टाइम तक मेंटेन रहता है। अच्छा, लंबे टाइम तक मेंटेन करने के लिए क्या करना है, राइपनिंग को स्लो करना है, डिले करना है। अब बात आती है राइपनिंग को डिले कैसे किया जाए। राइपनिंग को डिले करने के लिए एक एंजाइम काम में लिया जाता है, पॉलीगैलेक्टुरोनेस। इस पॉलीगैलेक्टुरोनेस को शॉर्ट में मैं यहां पर पीजी लिख रहा हूं। पीजी का फुल फॉर्म पॉलीगैलेक्टुरोनेस, इसको मैं थोड़ी देर बाद आपको नोट करवा दूंगा, पहले अभी समझ लो। पीजी का फुल फॉर्म पॉलीगैलेक्टुरोनेस। यही पॉलीगैलेक्टुरोनेस राइपनिंग की प्रोसेस को प्रमोट करता है। एग्जैक्टली ये पॉलीगैलेक्टुरोनेस करता क्या है, दो सेल के बीच की कॉमन लेयर जो मिडिल लेमिला होती है उसमें जो पैक्टिन होता है उसको डिसॉल्व कर देता है। आप लोग सभी जानते हैं, जैसे ये प्लांट सेल और ये भी बच्चों प्लांट सेल। अब आप लोगों को सबको पता है कि दो प्लांट सेल के बीच में यहां पर ऐसी कॉमन लेयर होती है। बताइए इस कॉमन लेयर का नाम, मिडिल लेमिला, जो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है, मेनली कैल्शियम पैक्टेट। अब ये जो मिडिल लेमिला होती है प्लांट सेल को चिपका के रखती है। पॉलीगैलेक्टुरोनेस क्या करता है, इसी मिडिल लेमिला को डिसॉल्व कर देता है, मिडिल लेमिला के पैक्टिन को डिसॉल्व करता है। अच्छा, मिडिल लेमिला का जब ये पैक्टिन यहां से डिसॉल्व हो जाएगा, पैक्टिन डिसॉल्व हो गया तो ये सेल लूज होगी, और जब सेल लूज होने लगेगी तो इसी वजह से राइपनिंग हो जाती है। और आप देखना भी, जब फ्रूट राइपनिंग हो जाते, सॉफ्ट होने लग जाते। सॉफ्ट क्यों हो जाते, क्योंकि उनके बीच की मिडिल लेमिला डिसॉल्व होने लग जाती है। कौन करता है, पॉलीगैलेक्टुरोनेस। तो पॉलीगैलेक्टुरोनेस ही राइपनिंग का एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है। अब यहां पर राइपनिंग को स्लो करना है तो कहीं ना कहीं इस पॉलीगैलेक्टुरोनेस एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस करना पड़ेगा। बात आती है इसकी एक्टिविटी कैसे रिड्यूस करे, कैसे कम करे। इसके लिए बच्चों एक टेक्निक काम में ली गई, और वो टेक्निक कहलाती है एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। अच्छा, वो एंटीसेंस टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है उसके बारे में अब मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा। ये नोट कर लिया।
अब यहां पर जो टेक्निक हम काम में लेने जा रहे हैं, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, वो कैसे काम करती है समझिए। ये बच्चों समझाने के लिए मैंने टोमेटो की सेल बना ली। इस सेल के अंदर यहां पर ये जीन है, वही पॉलीगैलेक्टोनेज एंजाइम की जीन है। जीन के अंदर डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड होती है, एक हम सभी को पता है अच्छे से, एक तो होती है सेंस और एक होती है एंटीसेंस। मान लीजिए ये एंटीसेंस है तो ये सेंस है। अब सोच समझ के बताना सभी, सेंस एंटीसेंस में से कौन आरएनए बनाता है? हां, सबका जवाब आना चाहिए, कौन बनाता है? वेरी गुड, कौन बनाएगा? एंटीसेंस। तो ये एंटीसेंस वाले से यहां पर आरएनए बनेगा और यही आरएनए आगे जाके प्रोटीन बनाएगा, और ये प्रोटीन कोई और नहीं, एक तरह से बच्चों ये प्रोटीन पॉलीगैलेक्टोरोनेज ही है। ये प्रोटीन या एंजाइम पॉलीगैलेक्टोनेज होगा, क्या करेगा? राइपनिंग को प्रमोट करेगा। अच्छा, यहां पॉलीगैलेक्टोनेज की एक कॉपी और होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है? सेम जीन है, फिर एंटीसेंस वाले से आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, यह प्रोटीन ऐसे पॉलीगैलेक्टोनेज होगा। यानी पॉलीगैलेक्टोनेज की सेल में ऐसी कई नंबर होती है, ऐसे यहां पर इनकी नंबर बहुत ज्यादा होती है। अब बच्चों हमें क्या करना है? राइपनिंग को डिले करना है, तो इन पॉलीगैलेक्टोनेज को बनने से कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। बात आती है इसको कैसे रोका जाए। इसको रोकने के लिए अब क्या किया गया? ऐसे बच्चों एक आर्टिफिशियल जीन तैयार की गई। अब इस आर्टिफिशियल जीन में यहां पर यह किया गया कि जहां प्रमोटर है वहां इसमें टर्मिनेटर लगा देंगे, और जहां टर्मिनेटर है वहां प्रमोटर, मतलब इन दोनों को आपस में स्विच कर देंगे। स्विच मतलब चेंज कर देंगे, मतलब यहां पर टर्मिनेटर है तो यहां प्रमोटर लगा देंगे, और जहां प्रमोटर होता है वहां टर्मिनेटर लगा देंगे। इन दोनों को ऐसे आपस में चेंज कर देंगे। अब मुझे बताओ, चेंज करने से क्या फायदा? यस, चेंज करने से फायदा यह होगा कि जो सेंस है वो एंटी सेंस बन जाएगा, और जो एंटी सेंस है वो सेंस बन जाएगा। यहां देखो, यहां पे ये ग्रीन वाला सेंस है तो यहां ग्रीन वाला एंटी सेंस हो जाएगा, और ब्लू वाला यहां सेंस हो जाएगा। तो सेंस वाला एंटी सेंस बन गया, एंटी सेंस वाला सेंस बन गया। और ये सब आर्टिफिशियली तैयार किया गया, और मैंने आपको सिखा रखा है जीन को आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है। तो ऐसे आर्टिफिशियली जीन बनाएंगे और इसको उठा के प्लांट में ट्रांसफर करेंगे। यानी प्लांट में जो जीन डाली जाएगी वो आर्टिफिशियली, बस चेंज क्या किया गया? प्रमोटर टर्मिनेटर को स्विच कर रखा, बदल दिया, इसको उठा के प्लांट में ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, प्लांट में अब बताओ, एंटीसेंस वाले से आरएनए बनेगा, मतलब इस ग्रीन वाले से यहां आरएनए बनेगा, ग्रीन वाले से आरएनए बना। अब फिर दिमाग लगाओ, ये आरएनए एक दूसरे के सिमिलर या कॉम्प्लीमेंट्री? वेरी गुड, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये दोनों ही आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब ये दोनों आपस में यहां बाइंड हो जाएंगे, और दोनों बाइंड हो गए तो डबल स्ट्रैंड आरएनए बन गया। और डबल स्ट्रैंड आरएनए बनने से होता क्या है? सभी जानते हैं, डबल स्ट्रैंड आरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करता, मतलब यहां पर अब प्रोटीन बनेगा ही नहीं, ऐसे प्रोटीन ही नहीं बनेगा। अच्छा, ये आरएनए इसके साथ जुड़ गया तो ये प्रोटीन पॉलीगैलेक्टोनेज कुछ नहीं बनेगा, मतलब यहां इस पॉलीगैलेक्टोनेज का बनना बंद हो गया। पॉलीगैलेक्टोनेज बन नहीं रहा है तो राइपनिंग कहीं ना कहीं स्लो हो जाएगी। तो राइपनिंग को स्लो करने के लिए हमने क्या किया? सेंस वाली स्ट्रैंड को उठा के हमने एंटी सेंस कर दिया, सेंस वाले को एंटी सेंस में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए टेक्निक का नाम दिया गया एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी? एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। तो इसीलिए इसको एंटी सेंस टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया है। सेंस वाला एंटी सेंस में कन्वर्ट हो गया। बच्चों के दिमाग में एक डाउट आता है कि सर, इसको तो यहां बनने से रोक दिया, इसको तो रोकना भूल गए। अरे इसको भी तो बनना रोकना पड़ेगा। इसको बनना रोकना, इसके बनने को रोकना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों अगर यह पॉलीगैलेक्टोनेज भी बंद हो गया, यानी पॉलीगैलेक्टोनेज बिल्कुल नहीं होगा, तब तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, टमाटर कभी पकेगा ही नहीं। हमें टोमेटो को पकाना है, राइपनिंग तो करनी है, लेकिन राइपनिंग की प्रोसेस को स्लो करना है, बंद नहीं करना है। राइपनिंग की प्रोसेस को स्लो करना है तो कुछ एंजाइम को इनएक्टिव करेंगे, यानी कुछ एंजाइम का फॉर्मेशन बंद कर देंगे। अच्छा, बिल्कुल बंद क्यों नहीं करते? हां, बिल्कुल बंद कर देंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ये टमाटर कभी पकेगा ही नहीं। हमें उसको राइपनिंग करना है, पकने देना है, बस राइपनिंग की प्रोसेस को डिले करना है, स्लो करना है, और इसीलिए कुछ एंजाइम को इनहिबिट करेंगे। अरे बात समझ में? मान लो इसकी 2 कॉपी है तो हम इसकी 1 कॉपी ही डालेंगे, ताकि कुछ एंजाइम ही यहां पर क्या हो जाए? इनहिबिट हो जाए। जो बात मैंने यहां पर आपको समझाई, क्लियर हुई? ये डायग्राम भी आप बना लीजिएगा, पहले इसको बना लो और फिर ये भी बना लो। बना लिया? अब जितनी बातें यहां पर मैंने आपको समझाई इसको नोट भी कर लेते हैं। क्या क्या आपको समझाया? फ्लेवर सेवर टोमेटो
दिस ट्रांसजेनिक टोमेटो हैव लॉन्गर शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ का मतलब कोटिंग, कि इसकी कोटिंग लंबे टाइम तक मेंटेन रहती है, खराब नहीं होता है। राइपनिंग को इसमें क्या कर दिया गया, डिलेट कर दिया। इट डेवलप्ड बाय कौन सी टेक्नोलॉजी, एंटीसेंस टेक्नोलॉजी। और इस टेक्निक से किया क्या, बाय दिस टेक्निक द एक्टिविटी ऑफ पॉलीगैलेक्टोनेज एंजाइम इज इनहिबिटेड। पॉलीगैलेक्टोनेज एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दिया। और यह पॉलीगैलेक्टोनेज करता क्या है, हां, राइपनिंग की प्रोसेस को प्रमोट करता है, पैक्टिन को डिसोल्व करता है। दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट, या फ्रूट की राइपनिंग के रिस्पॉन्सिबल होता है, डिसोल्व पैक्टिन, पैक्टिन को यह डिसोल्व कर देता है। क्लियर। तो फ्लेवर सेवर टोमेटो के पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अच्छा मुझे बताओ, फ्लेवर सेवर टोमेटो से प्रोडक्शन 10 टाइम्स बढ़ गया। प्रोडक्शन में हम यहां पर ध्यान नहीं दे रहे, हम यहां पर राइपनिंग की प्रोसेस को स्लो कर रहे हैं, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमने समझा। तो बायोटेक से यह नहीं कि केवल प्रोडक्शन ही बढ़ाना है, बायोटेक से हम न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं, यह हम बेनिफिट उठा रहे हैं। अच्छा, प्रोडक्शन भी बढ़ाते हैं, वो भी सीखेंगे आगे। जो बात यहां समझे, क्लियर हुई इतनी, इसको नोट कर लीजिए। बायोटेक के एप्लीकेशन में एग्रीकल्चर फील्ड में ही नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है थर्ड, टू इंक्रीज टॉलरेंस अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेस। बात आती है एबायोटिक स्ट्रेस किसको कहते हैं। एबायोटिक मतलब जो बायोलॉजिकल नहीं है, बायोलॉजिकल नहीं होते ऐसे स्ट्रेस को कहा जाता है एबायोटिक स्ट्रेस। अब इन एबायोटिक स्ट्रेस से टॉलरेट, वैसे प्लांट में पावर होती है कि टॉलरेट करते हैं, लेकिन उस टॉलरेंस को और इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, यह बच्चों हमारा यहां पर चैलेंज है कि एबायोटिक स्ट्रेस को वो और अच्छे से टॉलरेट कर सके। एबायोटिक स्ट्रेस में क्या क्या आ सकता है, तो एबायोटिक स्ट्रेस हो सकते हैं टेम्परेचर, कोल्ड, ड्रॉप, ये सारे बच्चों एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं। तो यहां पर एबायोटिक स्ट्रेस लाइक कोल्ड, ड्रॉप, सॉल्ट, हीट, ये सारे के सारे एबायोटिक जो बायोलॉजिकल नहीं है, एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से क्लियर करता हूं। मान लीजिए नॉर्मल प्लांट है, यह नॉर्मल प्लांट जिस सोइल में ग्रो कर रहा है, इस सोइल के अंदर सोल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। अच्छा, सोल्ट यहां पे सोल्ट होते हैं प्लांट सोइल के अंदर, लेकिन सोल्ट बहुत ज्यादा एक्सेस में है। अगर सोल्ट ज्यादा होते हैं तब भी प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम यह होती है कि हाई सोल्ट होने की वजह से प्लांट यहां पे प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाते, या प्रॉपर ग्रो कर भी जाते हैं तो उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे पाते। मतलब नॉर्मल प्लांट यहां प्रॉपर ग्रो नहीं होता, और ग्रो हो भी जाता है तो इससे बच्चों यहां पर प्रोडक्शन बहुत कम मिलता है, प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है, बहुत कम प्रोडक्शन मिलता है। अच्छा, प्रोडक्शन कम क्यों हो गया, क्योंकि ये सोल्ट को प्रॉपर टॉलरेट नहीं कर पाते। सोल्ट को टॉलरेट नहीं कर पाते तो प्रॉपर ग्रो नहीं होते, प्रोडक्शन डाउन। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इनके अंदर जीन ट्रांसफर की गई। कौन सी जीन डालेंगे, सोल्ट को टॉलरेट करने वाली जीन। अच्छा, जीन डालेंगे तो प्लांट बन जाएगा ट्रांसजेनिक प्लांट। अब ट्रांसजेनिक प्लांट के अंदर क्या आ चुकी है, नई जीन आ गई। अब वो जीन क्या करती है कि यहां चाहे कितना भी सोल्ट हो, उस सोल्ट को टॉलरेट करती है, और टॉलरेट करने से फायदा यह होता है कि ये प्लांट यहां अच्छे से ग्रो भी होते हैं और इनका यहां पर प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है। मतलब दोनों फायदा, ग्रो भी बढ़िया हो जाते हैं, प्रोडक्शन भी अच्छा हो जाता है। तो ध्यान रखिए, ये जो सोल्ट था एक तरह का क्या था, एबायोटिक स्ट्रेस। ये एक तरह का एबायोटिक स्ट्रेस है। अब बताइए, नॉर्मल प्लांट इस बायोटिक स्ट्रेस को, एबायोटिक स्ट्रेस को उतने अच्छे से टॉलरेट नहीं कर पाते, लेकिन ट्रांसजेनिक प्लांट टॉलरेट कर गई। क्यों, क्योंकि इनमें जीन डाल दी। तो जीन डालने से यह फायदा होता है, एबायोटिक स्ट्रेस से हम प्लांट को बचा सकते हैं। क्लियर, ये नोट कर लीजिएगा। क्लियर। हां, अगला एप्लीकेशन लेते हैं। इसमें बच्चों नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है फोर्थ, टू प्रोड्यूस बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मतलब जो मेडिकल फील्ड में यूज किए जाने वाले प्रोडक्ट होते हैं। बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का एक एग्जांपल लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ हीरोडिन। हीरोडिन आप सभी जानते हैं एंटीकोगुलेंट होता है, जो लीच वगैरह से ऑब्टेंट होता है। हीरोडिन, ये जो हीरोडिन होता है नॉर्मली लीच से ऑब्टेंट होता है, लेकिन बच्चों हम ये प्रोडक्ट प्लांट से ऑब्टेंट करना चाहते हैं। यानी ये बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कहां से मिलना चाहते हैं, प्लांट से। और कौन से प्लांट से, ब्रेसिका नेपस प्लांट से इसको हम ऑब्टेन करेंगे। अगर हम नॉर्मली ब्रेसिका नेपस की बात करें, जैसे नॉर्मल ब्रेसिका नेपस प्लांट है, ब्रेसिका मतलब मस्टर्ड से रिलेटेड वैरायटी, ये बच्चों नॉर्मल ब्रेसिका नेपस प्लांट है। अब इसके जो सीड होते हैं, इन सीड के अंदर हीरोडिन एब्सेंट होता है। नॉर्मली ब्रेसिका नेपस के अंदर हीरोडिन एब्सेंट होता ही नहीं है। अच्छा, होता ही नहीं क्योंकि इनमें जीन नहीं है, हीरोडिन बनता ही नहीं है।
लेकिन साइंटिस्ट लोग चाहते हैं कि इसके अंदर भी हीरोडिन बने, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके अंदर जीन डाल दी हीरोडिन सिंथेसिस की। अच्छा, जीन डाल दी तो अब जो प्लांट बनेगा ट्रांसजेनिक बनेगा, और ये जो ट्रांसजेनिक ब्रेसिका नेपस बना, अब इसके सीड की खास बात यह थी कि इसके सीड्स के अंदर यहां बच्चों हीरोडिन प्रेजेंट था। मुझे बताओ, नॉर्मल ब्रेसिका नेपस में नहीं था, लेकिन इसमें क्यों है? क्योंकि इसमें जीन ट्रांसपोर्ट कर दी। अब बच्चों यहां पर क्या किया जाता है, ब्रेसिका के जो सीड्स होते हैं ये ऑयल प्रोड्यूस करते, ऑयली सीड होते हैं। तो सबसे पहले इनके सीड को कलेक्ट करते हैं, इसको बच्चों क्रश किया जाता है, तोड़ा जाता है। क्रश करते हैं तो अल्टीमेटली यहां पर ये ऑयल मिलता है, और इसी ऑयल के अंदर ये मॉलिक्यूल बच्चों यहां पे हीरोडिन होता है। फिर इन हीरोडिन को यहां से प्यूरिफाई किया जाता है और एज अ एंटीकोगुलेंट की तरह यूज करते हैं। मुझे बताओ, नॉर्मल प्लांट, नॉर्मल ब्रेसिका नेपस का प्लांट हीरोडिन प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन ये क्यों करता है? हां, ये इसलिए करता है क्योंकि इसके अंदर जीन ट्रांसफर कर दी गई। तो यह भी ध्यान रखिएगा, हम बायोटेक की हेल्प से ऐसे प्लांट भी बना सकते हैं जिससे हम बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मिल सके। बात समझ में? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, हीरोडिन का प्रोडक्शन कौन से प्लांट में किया गया? तो ध्यान रखना, कौन से प्लांट में? ब्रेसिका नेपस प्लांट के अंदर इसका प्रोडक्शन किया गया था। नोट कर लीजिए इसको, ये भी नोट कर लो, क्या इतना नोट। अगला एप्लीकेशन नेक्स्ट आता है, टू प्रोड्यूस वीडीसाइड ऑब्लिक हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट। पहले तो मुझे बताओ, वीडीसाइड या हर्बिसाइड कहते किसको है? हां, वीडीसाइड हर्बिसाइड उसको कहते हैं जो वीड्स को या हर्ब को मारने का काम करता है। अच्छा, वीड्स को मारने वाले को हम कह देते हैं वीडीसाइड। और वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट। जो भी अनवांटेड प्लांट ग्रो हो जाते हैं उसको हम वीड्स कहते हैं। अब यहां पर हमें वीडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बनाना है। कैसे समझेगा? इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं, ग्लाइफोसेट। ये एक वीडीसाइड का नाम है। मतलब आप मार्केट में जाओ, वीडीसाइड लेने जाओ, तो आपको एक केमिकल दे दिया जाएगा ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट प्लांट हैव बीन डेवलप्ड। इसके लिए ग्लाइफोसेट रेजिस्टेंट प्लांट बनाए गए। क्या इसकी कहानी है, इसको आप समझिएगा। आपको समझाने के लिए ये बच्चों यहां पर नॉर्मल प्लांट को ग्रो किया गया। सोइल के अंदर नॉर्मल प्लांट ग्रो होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जो अपना मेन प्लांट होता है उनके बीच बीच में कुछ अनवांटेड प्लांट यहां ग्रो कर जाते हैं, और ये जो अनवांटेड प्लांट होते हैं इन्हीं को तो वीड कहते हैं। अच्छा, वीड से क्या प्रॉब्लम है? ये वीड इन मेन प्लांट के साथ कंपटीशन करता है, और मेन प्लांट के साथ कंपटीशन करेगा तो इनका इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो पाता, यानी वीड की वजह से प्रोडक्शन कम हो जाता है। अब बच्चों इस वीड को हटाना है, तो वीड को हटाने का एक तरीका तो यह होता है कि इसको मैन्युअली हटा दिया जाए। मैन्युअली मतलब कुछ मजदूरों को बुलाया जाए, फील्ड के अंदर जितने भी वीड है एक एक करके उनको हटाया जाए। नॉर्मली किया ही जाता है, लेकिन अगर बड़े बड़े फील्ड है तो उसमें से मजदूरों से काम करवाना बहुत महंगा पड़ता है। तो इसके लिए एक तरीका यह भी होता है कि क्यों न यहां वीडीसाइड को डाला जाए, मतलब यहां वीडीसाइड को डाल दिया जाए। वीडीसाइड एक केमिकल होता है। अच्छा, ये वीडीसाइड एक तरह का एक ग्लाइफोसेट ही है, ये ग्लाइफोसेट है। इस ग्लाइफोसेट को यहां डाल दिया जाए। अब ग्लाइफोसेट क्या करता है, इन वीड्स को जाके मार दिया जाता है। मतलब यहां पर मैन्युअली हटाने की जरूरत नहीं है, यहां पर हम ग्लाइफोसाइड डाले, वीडीसाइड डाले, ये वीड्स को मारेगा। अब जरा सोच के बताना, वीड क्या एक तरह का प्लांट ही है? यस, प्लांट ही है। और ये भी तो प्लांट ही है, अरे ये भी तो प्लांट है। अब बच्चों अगर बिना सोचे समझे कोई भी वीडीसाइड डाल दिया जाए, कोई भी वीडीसाइड डाल दिया, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि ये वीडीसाइड इस वीड्स को तो मारता है, लेकिन ये इन मेन प्लांट को भी यहां पर खत्म कर देता है। मेन प्लांट को भी इसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। मतलब ये जो मेन प्लांट है ये भी मर गया। और अगर मेन प्लांट खत्म हो गया तो पूरे फील्ड में एक सन्नाटा छा जाएगा, वहां कुछ नहीं बचेगा। अरे वीड तो खत्म, मेन प्लांट भी खत्म, तो पूरा फील्ड खाली हो गया। अच्छा, आपने बहुत अच्छा काम कर दिया। अरे ये तो बहुत बेकार हो गया, क्योंकि हमने मेन प्लांट भी खत्म कर दिए। तो बिना सोचे समझे वीडीसाइड डालने में यह नुकसान आता है। अब यहां पर हमें इस मेन प्लांट को तो बचाना था, तो इसके लिए क्या किया गया, इसके अंदर वीडीसाइड रेजिस्टेंट जीन को डाल दिया गया। शॉर्ट में मैं इसको WR लिख देता हूं। WR मतलब वीडीसाइड रेजिस्टेंट जीन को डाला गया, और यह जीन इन नॉर्मल प्लांट के अंदर डालनी है। किसमें? नॉर्मल प्लांट। नॉर्मल प्लांट में अगर जीन डालेंगे तो अब ये प्लांट बन जाएंगे ट्रांसजेनिक, और इनके अंदर कौन सी जीन डाल दी गई? वीडीसाइड रेजिस्टेंट, वीडीसाइड रेजिस्टेंट। अच्छा, वीडीसाइड रेजिस्टेंट मतलब ये वीडीसाइड को रेजिस्ट कर सकते हैं, यानी वीडीसाइड इन पे अटैक नहीं कर पाता। अच्छा, इन मेन प्लांट के बीच में वीड ग्रो हुआ, अब हमने वीडीसाइड को डाला।
अब ये वीडीसाइड क्या करता है, इस वीड्स को तो मार देता है, लेकिन हमारे मेन प्लांट को ये नुकसान नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ये वीडीसाइड रेजिस्टेंट है। वीडीसाइड रेजिस्टेंट मतलब ये वीडीसाइड इन पे अटैक नहीं कर पाता, रेजिस्टेंट प्लांट है ये। तो मुझे बताओ, जो वीडीसाइड रेजिस्टेंट जीन डाली गई, ये इस वीड के अंदर डालते हैं या मेन प्लांट में? हां, मेन प्लांट में डालते, वीड में नहीं डालना, क्योंकि अगर वीडीसाइड रेजिस्टेंट हो गया तो ये कभी नहीं मरेगा। अरे बात समझ में? तो जो मेन प्लांट था, इनके अंदर वीडीसाइड रेजिस्टेंट जीन डाल दी। इससे क्या फायदा? वीडीसाइड का स्प्रे करेंगे तो केवल वीड खत्म होगा, हमारा मेन प्लांट सेफ रह जाएगा। तो मेन प्लांट को सेफ रखने के लिए ऐसे वीडीसाइड रेजिस्टेंट जीन को डाला जाता है। क्लियर? एक बार बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था, ग्लाइफोसेट क्या है? तो ध्यान रखना, ग्लाइफोसेट एक वीडीसाइड है। क्या काम करता है? वीड्स को मारता है, लेकिन यह मेन प्लांट को भी मार सकता है, इसलिए इनके अंदर वीडीसाइड रेजिस्टेंट जीन को ट्रांसफर किया गया है। समझ में अच्छे से? तो ये एग्जांपल भी, ये केस भी आप नोट करो। ये अपनी एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी आप ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट केस है। नोट कर लो इसको। क्या नोट? चलिए अगला केस लेते हैं। नेक्स्ट आता है इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट। प्लांट मिनरल को बहुत ज्यादा एफिशिएंसी के साथ यूज करे। अच्छा, इसका एक बहुत अच्छा केस है, आपको समझाते हैं। अगर एफिशिएंसी के साथ मिनरल का यूज किया जाएगा तो इससे फायदा ही होगा, दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जेशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी को जल्दी खत्म होने से रोकने के लिए इस तरह के प्लांट डेवलप किए गए। एग्जैक्टली है क्या, एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। ये बच्चों नॉर्मल प्लांट है, सॉइल के अंदर ग्रो कर रहे हैं। सॉइल के अंदर आप लोग सभी जानते हैं मिनरल्स होते हैं। प्लांट की ग्रोथ के लिए मिनरल चाहिए, ये सब सॉइल से मिलेंगे। अच्छा, यहां पर सिखाने के लिए बता रहा हूं मैं, यहां सिखाने के लिए हमने मिनरल्स जो लिए 50 ग्राम ले लिए। ये सिखाने के लिए बता रहा हूं मैं, सिखाने के लिए हमने 50 मिलीग्राम्स ले लिए। अब यहां जब ये प्लांट ग्रो करता है, तो इस प्लांट को ग्रो करने के लिए मान लीजिए रिक्वायरमेंट केवल 1 मिलीग्राम की है। बताइए, इस प्लांट को रिक्वायरमेंट कितने की है? केवल 1 मिलीग्राम की है। 1 मिलीग्राम इसको चाहिए। अब ये प्लांट क्या करता है? यहां से मिनरल एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, जब ये मिनरल एब्जॉर्ब करता है तो ये यहां से कई बार ऐसे 10 मिलीग्राम को एब्जॉर्ब कर लेता है। बताओ, रिक्वायरमेंट कितने की है? 1 मिलीग्राम, लेकिन इसने कितना एब्जॉर्ब किया? 10 मिलीग्राम। अच्छा, नेक्स्ट ईयर फिर इस प्लांट को लगाओगे, फिर 10 मिलीग्राम। तो ये जो 50 मिलीग्राम है, ये ज्यादा साल नहीं चलने वाला, और ये मिनरल अगर खत्म हो गए तो सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। नॉर्मल प्लांट की दिक्कत क्या है? उनको रिक्वायरमेंट तो कम होती है, लेकिन वो एब्जॉर्ब ज्यादा कर लेते हैं, और ज्यादा एब्जॉर्ब करके रखेंगे तो प्रॉब्लम ये होती है कि यहां से मिनरल जल्दी जल्दी खत्म होंगे, सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाएगी। तो इसीलिए क्या किया गया, इनके अंदर जीन डाल दी गई, और ऐसी जीन डाली गई जो मिनरल को कम से कम एब्जॉर्ब करे, एफिशिएंसी के साथ एब्जॉर्ब करे। मतलब यहां पर यह प्लांट जो है, सिखाने के लिए इस प्लांट को भी रिक्वायरमेंट तो 1 मिलीग्राम की है, रिक्वायरमेंट तो 1 मिलीग्राम की है, लेकिन जब ये यहां से एब्जॉर्ब करता है तो सिखाने के लिए ले लिया कि 2 मिलीग्राम है। मतलब ये कम एब्जॉर्ब करता है। जहां नॉर्मल प्लांट 10 मिलीग्राम ले रहा था, ये केवल 2 मिलीग्राम ले रहा है। अच्छा, इस साल लगाओ 2 मिलीग्राम, अगले साल 2 मिलीग्राम, तो ये 50 मिलीग्राम काफी सालों तक मेंटेन रहेगा। तो बताइए, सोइल की फर्टिलिटी, मिनरल्स को मेंटेन करके रखना है, लॉन्ग टाइम तक मेंटेन करके रखना है, तो इसके लिए सबसे बढ़िया ट्रांसजेनिक प्लांट है। अच्छा, नॉर्मल प्लांट की क्या दिक्कत है? नॉर्मल प्लांट क्या करता है? बहुत ज्यादा मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, और ज्यादा मिनरल एब्जॉर्ब करेगा तो फर्टिलिटी जल्दी खत्म हो जाएगी। और इसी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए ट्रांसजेनिक प्लांट को डेवलप किया गया। तो ट्रांसजेनिक प्लांट का यह भी फायदा है, सोइल की फर्टिलिटी लॉन्ग टाइम तक मेंटेन करना, क्योंकि ये क्या करते हैं? मिनरल को एफिशिएंसी के साथ यूज करते हैं। जितनी रिक्वायरमेंट है बस उतना ही लेते हैं, एफिशिएंटली काम कर लेते हैं। क्लियर? तो ये जो एप्लीकेशन आपको समझा रही है, ये सब ध्यान रखना। हम एग्रीकल्चर फील्ड में कई एप्लीकेशन समझ चुके हैं, और भी हम समझेंगे। अभी जो एप्लीकेशन समझा दिए गए, याद रखना बच्चों। क्या क्या बताया आप लोगों को? एग्रीकल्चर फील्ड से हम लोग क्या क्या एप्लीकेशन समझे? हमने सीखा था न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाना है, वीडीसाइड रेजिस्टेंट प्लांट बनाना है, बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाना है, मिनरल का एफिशिएंसी के साथ यूज करना है, एबायोटिक स्ट्रेस को टॉलरेट करना है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को रिड्यूस करना है। तो ये सारे यूज आप ध्यान रखें। बायोटेक का एग्रीकल्चर फील्ड में ही नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है, वो आता है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट मतलब ऐसे प्लांट बनाना जिस पर इंसेक्ट अटैक ही ना करे। अच्छा, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने का फायदा क्या होता है? पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट
इंक्रीज यील्ड, मतलब प्लांट यील्ड को बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, लेकिन एक को बड़ा फायदा होता है, एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। जो केमिकल पेस्टिसाइड पर हम इतने डिपेंड हो गए, कहीं ना कहीं उनसे हमें कम करना है, उनकी डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है। आप लोगों को समझाने के लिए, जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल प्लांट है, इसके ऊपर पेस्ट अटैक हो गए, पेस्ट मतलब कोई इंसेक्ट अटैक हो गया, निमेटोड अटैक कर गए। जब ये पेस्ट यहां अटैक करते हैं तो इन पेस्ट को हटाने का एक तरीका तो हम सभी जानते हैं कि हम इनके ऊपर ऐसे केमिकल का यूज करेंगे। केमिकल इस पेस्ट को मारेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन केमिकल के मैंने आपको बताया था नुकसान बहुत है। तो आज के टाइम पर क्या किया जाता है, इन प्लांट के अंदर जीन ट्रांसफर कर दी जाती है। अच्छा, जीन डाल दी मतलब ये बन जाएगा ट्रांसजेनिक प्लांट। अब जो जीन ट्रांसफर कर दी तो ये बन गया ट्रांसजेनिक प्लांट। ये यहां पर कौन सा प्लांट बन जाएगा, ट्रांसजेनिक। अब ये जीन यहां पर कुछ ना कुछ ऐसा प्रोटीन बनाएगी, जैसे इंसेक्ट इसको खाएगा, ये इंसेक्ट यहीं पे मर जाएगा। मतलब जीन डालने से फायदा क्या हुआ, जैसे इसको खाएगा वहीं मर जाएगा। अब बताओ, इंसेक्ट अगर यहीं मर गया, ये पेस्ट यहीं मर गया, तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, और साथ ही साथ एक और बड़ा फायदा यह मिलेगा कि अब हमें इन केमिकल पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। दो फायदा, प्रोडक्शन तो बढ़ ही रहा है, और केमिकल पे जो हम इतने डिपेंड हो गए, वो डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर रहे हैं। तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट क्यों बनाए गए, इंक्रीज यील्ड, यील्ड तो बढ़ा ही रहे, एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। बात समझ में? अच्छा, इनके एग्जांपल की बात करें, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के दो कैटेगरी आपकी एनसीईआरटी में दी है। इसमें पहली कैटेगरी आती है इंसेक्ट रेजिस्टेंट, मतलब ऐसा प्लांट बनाओ जिसपे इंसेक्ट अटैक ना करे, और दूसरी कैटेगरी बनाई है निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट। मैं आपको बच्चों ये दोनों कैटेगरी समझाऊंगा। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने का फायदा क्या है, तो दो फायदे, एक तो प्रोडक्शन तो बढ़ाना ही है, और केमिकल पे जो हम इतने डिपेंड हो गए, वो डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है। क्लियर? दोनों कैटेगरी बच्चों हम एक एक करके समझते हैं, और ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों में से हर साल नीट में क्वेश्चन आता ही आता है, या तो इस इंसेक्ट से आ जाएगा या निमेटोड वाले से आ जाएगा। दोनों से एक ने क्वेश्चन हर साल आ ही जाता है। क्लियर? तो आप लोगों को ये दोनों कैटेगरी बहुत ध्यान से समझनी है। सबसे पहले हम इंसेक्ट वाला आपको समझाते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट यहां लेते हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट में क्या किया गया, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आता है, बीटी प्लांट्स या बीटी क्रॉप्स इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट का सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है बीटी प्लांट्स। अच्छा, इन बीटी प्लांट्स में किया क्या जाता है, इन बीटी प्लांट अ स्पेशल क्राइजीन ऑफ बैसिलस थुरंजिस बैक्टीरिया हैव बीन ट्रांसफर। इन बीटी प्लांट के अंदर एक जीन डाल दी जाती है, क्राइजीन, और यह क्राइजीन कहां से लाई जाती है, बैसिलस थुरंजेंसिस, ये एक बैक्टीरिया का नाम है। इस बैक्टीरिया की क्राइजीन को डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, ये प्लांट है, अब इस प्लांट के अंदर ये क्राइजीन को डाल दी गई। कौन सी जीन को डालना है, क्राइजीन। बात आती है क्राइजीन लाए कहां से, तो ये बैसिलस थुरंजेंसिस इस बैक्टीरिया से क्राइजीन बाहर निकालेंगे, और यही क्राइजीन उठा के प्लांट में डालेंगे। अगर प्लांट में क्राइजीन डाल दी, कहां से लाए, बैसिलस थुरंजेंसिस से, तो ऐसे प्लांट को अब बीटी प्लांट कहा जाता है। अगर किसी प्लांट के आगे बीटी लगा दिया, तो इसका मतलब यह होता है कि बैसिलस थुरंजेंसिस की क्राइजीन इसके अंदर इंसर्ट कर दी गई है। अच्छा, अब यह क्राइजीन क्या करती है, यहां पे कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोटीन बनाती है। यह प्रोटीन एक तरह का टॉक्सिन होता है, और टॉक्सिक क्या करता है, यहां पर जैसे इंसेक्ट इसको खाता है, इस टॉक्सिक को जैसे इंसेक्ट खाता है, यह इंसेक्ट को मार देता है। मतलब ये टॉक्सिन इंसेक्ट को मारता है, मतलब एक तरह का ये इंसेक्टिसाइडल होता है। तो क्राइजीन से, ये जो क्राइजीन है, इसी से एक टॉक्सिन बना, और इसी टॉक्सिन ने अल्टीमेटली इंसेक्ट को मार दिया। तो ध्यान रखिएगा, क्राइजीन प्रोड्यूस इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन, ये इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है विच किल इंसेक्ट, इंसेक्ट को मारता है, लेकिन ये इंसेक्ट के 3 ऑर्डर को मारता है। सारे इंसेक्ट को नहीं मारता, इंसेक्ट के भी स्पेशल 3 ऑर्डर होते हैं। उसमें पहला ऑर्डर आता है लेपिडोप्टेरंस, सेकंड ऑर्डर आता है कोलियोप्टेरंस, एंड थर्ड ऑर्डर आता है डायप्टेरंस। 3 ऑर्डर के इंसेक्ट को मारता है। कौन कौन से, लेपिडोप्टेरंस, कोलियोप्टेरंस एंड डायप्टेरंस। अब बात आती है इन ऑर्डर में कौन से इंसेक्ट रखे गए, तो ध्यान समझना। लेपिडोप्टेरन के अंदर आता है टोबैको बर्ड वर्म, नेक्स्ट आता है आर्मी वर्म, अगला आता है कॉटन बॉल वर्म, और नेक्स्ट आता है कॉर्न बोरर। तो यहां पे कौन कौन आ गए, बर्ड वर्म आ गए, आर्मी वर्म आ गया, कॉटन बॉल वर्म आ गया, कॉर्न बोरर आ गए। ये सारे इंसेक्ट लेपिडोप्टेरंस में आते हैं, ये याद रखना है, लेपिडोप्टेरंस में ये सारे आते हैं। कोलियोप्टेरंस के अंदर बीटल्स को रखा जाता है, ये इंसेक्ट के नाम है सब।
और डायप्टेरेंस के अंदर फ्लाई मॉस्किटो को रखा जाता है, मक्खी मच्छर को रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो टॉक्सिन है इंसेक्ट को मारता है, लेकिन इंसेक्ट के भी 3 ऑर्डर को, कौन कौन सा, लेपिडोप्टेरन का L, कोलियोप्टेरन का C और ये डायप्टेरन का D। आप इसको LCD, LCD से ध्यान रखा करो। क्या नाम बन गया, LCD, L फॉर लेपिडोप्टेरन, C फॉर कोलियोप्टेरन्स, D फॉर डायप्टेरन्स। और इनके अंदर किसको रखा गया, ये सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इन पे, तो ये आप ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, बीटी प्लांट में क्या खास बात है, क्राइजीन को डाल देते हैं। कहां से लाते हैं, बैसिलस थुरंजेंसिस। अब इनके बारे में और डिटेल में आपको यहां पे मैं समझाऊंगा, पहले इतना नोट कर लीजिए। यहां बच्चों ये बैसिलस थुरंजेंसिस बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर एक जीन होती है जिसका नाम है क्राइजीन। जीन का नाम क्राइजीन। ये क्राइजीन यहां पर बनाती है आरएनए। क्राइजीन, जीन से आरएनए बनेगा और आरएनए से एक प्रोटीन बनता है। ये जो प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन का नाम क्रिस्टेलाइन प्रोटीन होता है। ये बच्चों से क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया क्रिस्टेलाइन प्रोटीन। अब इस क्रिस्टेलाइन प्रोटीन की खास बात ये होती है, इस क्रिस्टल के अंदर की तरफ यहां बच्चों एक टॉक्सिन बैठा होता है, यह होता है इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन। अच्छा, इंसेक्टिसाइडल मतलब इंसेक्ट को मारने वाला, तो इंसेक्ट को मारने वाला इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन यहां बैठा है। लेकिन खास बात, जब तक ये टॉक्सिन इस क्रिस्टल के अंदर है, जब तक टॉक्सिन इस क्रिस्टल के अंदर बैठा है, तब तक ये इनएक्टिव है। यानी यहां पर टॉक्सिन है तो सही, लेकिन टॉक्सिन किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में। जब तक ये क्रिस्टल के अंदर बैठा है तब तक ये इनएक्टिव है। अगर इसको बच्चों एक्टिव करना है तो इस क्रिस्टल को डिसोल्व करना पड़ेगा। अच्छा, ये क्रिस्टल अगर डिसोल्व हो जाए तो ये टॉक्सिन एक्टिव होगा और एक्टिव कंडीशन में ही ये इंसेक्ट को मारता है। यानी क्रिस्टलाइन प्रोटीन के अंदर अभी जो टॉक्सिन बैठा है वो इनएक्टिव फॉर्म में है। तो ये लाइन हम लिख रहे हैं, दिस क्रिस्टलाइन प्रोटीन कंटेन एन इनएक्टिव इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन। और ये जो इनएक्टिव होता है इसी को प्रोटॉक्सिन के नाम से जानते हैं। क्या नाम दिया गया, प्रोटॉक्सिन। मतलब इसको मैं कह सकता हूं प्रोटॉक्सिन, क्योंकि ये इनएक्टिव है। अब बात आती है इसको एक्टिव कैसे करें। एक्टिव करने का तरीका एक ही है, इस क्रिस्टल को डिसोल्व करना पड़ेगा। अब बात आती है डिसोल्व कैसे हो, तो इसको डिसोल्व करने के लिए इसको एल्केलाइन पीएच पे रख दो। अच्छा, जैसे एल्केलाइन पीएच पे रखते हैं यह क्रिस्टल डिसोल्व हो जाएगा और अंदर से टॉक्सिन बाहर निकल आएगा। यानी इसको एक्टिव करने का सबसे बेस्ट तरीका कि यहां पर एल्केलाइन पीएच का होना बहुत जरूरी है, बेसिक पीएच का होना बहुत जरूरी है। तो यह ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस टॉक्सिन एक्टिवेटेड एट एल्केलाइन पीएच। एल्केलाइन पीएच पर यह एक्टिव होता है। यहां पर जो अभी मैंने बात बताई, क्लियर हुई सबको अच्छे से। क्राइजीन कौन से बैक्टीरिया से मिलती है, तो बैसिलस थुरंजेंसिस, याद रखना यह नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्राइजीन किस बैक्टीरिया से मिलती है, बैसिलस थुरंजेंसिस। क्राइजीन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इससे क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनता है और इसी क्रिस्टलाइन के बेसिस पे इसको क्राई नाम दे दिया गया। अब बच्चों यहां पर क्या किया जाता है, इस क्राइजीन को उठा के प्लांट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। कहां ट्रांसफर करना है, प्लांट के अंदर। पहले इतना नोट कर लीजिए। ये बच्चों यहां पर बैक्टीरिया था, बैसिलस थुरंजेंसिस, क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनाता है, क्राइजीन है। अब इस क्राइजीन को उठा के क्राइजीन ट्रांसफर इन प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। अगर क्राइजीन को प्लांट में ट्रांसफर कर दिया तो ऐसे प्लांट को बीटी प्लांट कहते हैं। बीटी प्लांट क्यों कहते हैं, बैसिलस थुरंजेंसिस की जीन डाल दी, तो बैसिलस थुरंजेंसिस की जीन डाल दी तो इसे हम बन गया बीटी प्लांट। अच्छा, कई बार ये पूछते हैं बीटी प्लांट में बीटी का क्या मीनिंग है, बीटी प्लांट में इस बीटी का क्या मीनिंग है, तो बीटी का मतलब बैसिलस थुरंजेंसिस से है। क्लियर। अच्छा, यहां पे बच्चों एक क्राइजीन डाल दी और एक खास बात, ये जीन एग्जैक्टली हम प्लांट के सीड में, प्लांट के एंथर या ओव्यूल में डालते हैं, जिससे वो सीड में जाएगा और अब ये जो पूरा प्लांट बनेगा ये ऑलरेडी क्राइजीन से, मतलब इसके अंदर हर सेल के अंदर यहां क्राइजीन प्रेजेंट होगी। मतलब इसकी हर सेल के अंदर आप देखोगे क्राइजीन होगी, तो यहां ऐसी क्राइजीन होगी। अच्छा, ये क्राइजीन अब क्या करती है, ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनाती है। मुझे बताओ, ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन एक्टिव इनएक्टिव, यहां पर भी ये इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, बिल्कुल इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहेगा। तो ये क्राइजीन यहां पर भी इनएक्टिव फॉर्म में, मतलब टॉक्सिन यहां पर इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। अब होता क्या है, ये इंसेक्ट आते हैं और ये इंसेक्ट आके ऐसे प्लांट की लिप को कट करते हैं, ये प्लांट की लिप को खाते हैं। अच्छा, इन इंसेक्ट के अंदर एग्जैक्टली अब क्या हो रहा होगा, इस बात को समझाने के लिए मैंने इंसेक्ट को यहां बड़ा करके आपके सामने बना दिया। मतलब यही इंसेक्ट है, समझाने के लिए मैंने उसको यहां बना दिया।
अब इंसेक्ट क्या करते हैं, प्लांट की लीव्स को खा जाते हैं। तो ये इंसेक्ट आता है, प्लांट की लीव्स को खाएगा। अच्छा, जैसे ये प्लांट की लीव्स को कट करता है, हल्का सा कट करता है, कट करते ही ये वाला जो टॉक्सिन है इसकी बॉडी में जाता है। बताओ टॉक्सिन कहां जा रहा है, इंसेक्ट की बॉडी के अंदर। प्लांट की लीव को काटा, टॉक्सिन जो है इनएक्टिव फॉर्म में ही इंसेक्ट की बॉडी में जाता है। इंसेक्ट के अंदर खास बात यह होती है कि ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट तो कहलाता है इसका मिडगट पार्ट, और ये वाला जो सेल आपको दिखाई दे रही है ये होती है इसकी एपिथेलियल सेल। ये मिडगट की कौन सी सेल है बच्चों, एपिथेलियल सेल। अब होगा क्या, इंसेक्ट आया, इसने यहां पर इसको कट किया, जैसे कट किया ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन यहां पहुंचा। बताओ किस एरिया में पहुंचा, मिडगट। ये इंसेक्ट के मिडगट में पहुंचा। अब मिडगट की खास बात यह होती है कि इस मिडगट की पीएच एल्केलाइन होती है। मिडगट की पीएच एल्केलाइन होती है। अब तो आप समझ गए होंगे, एल्केलाइन पीएच है तो क्या होगा, यस, एल्केलाइन पीएच होते ही क्रिस्टल डिजोल्व, और क्रिस्टल डिजोल्व हो गया तो यह टॉक्सिन यहां पर एक्टिव हो गया। अभी तक टॉक्सिन कैसा था, इनएक्टिव था, लेकिन ये इंसेक्ट की मिडगट में जाते ही एक्टिव हो गया। अगर ये टॉक्सिन एक्टिव हो गया तो अब चुप नहीं बैठेगा। ये एक्टिव टॉक्सिन क्या करता है, एक्टिव टॉक्सिन इन एपिथेलियल सेल की सरफेस पर आकर बाइंड हो जाता है। जैसे यहां बाइंड हो गया, यहां बाइंड हो गया, ऐसे बाइंड हो जाता है। और ऐसे हर एपिथेलियल सेल, ऐसे इन एपिथेलियल सेल पर ऐसे यहां पर ये बाइंड होने लग जाता है। एपिथेलियल सेल पर ऐसे ये बाइंड होने लग जाता है, एपिथेलियल सेल पर ऐसे बाइंड होने लग जाता है। तो ये एपिथेलियल सेल पे बाइंड होता है। और ये ध्यान रखना, कोई एक टॉक्सिन नहीं होता, ये बहुत सारे टॉक्सिन होते हैं। तो ये टॉक्सिन ऐसे एपिथेलियल सेल पे बाइंड हो जाते हैं। बाइंड होने के बाद ये इन सेल के अंदर ऐसे पोर बना देते हैं। यहां पर जैसे ऐसे पोर बन गया, यहां पर पोर बन गया, यहां पोर बन गया, ऐसे यहां हर जगह पोर बनता है। पोर बनने से क्या होता है, ये सेल थोड़े टाइम के लिए स्वेल कर जाती है। मतलब इन सेल के अंदर स्वेलिंग होती है, और स्वेलिंग होने की वजह से धीरे धीरे इनका सारा साइटोप्लाज्म लीक होने लगता है। और कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो ये सेल यहां पर ऐसे खत्म होने लगेगी, ये सेल मरने लगेगी, ये मरने लगेगी, ये मरने लगेगी, और अल्टीमेटली ये इंसेक्ट यहां पे मर जाएगा। मतलब इंसेक्ट ने इसको खाया, खाते ही टॉक्सिन पहुंचा उसकी मिडगट में। मिडगट की पीएच एल्केलाइन, एल्केलाइन पीएच मिलते ही क्रिस्टल डिजोल्व, और क्रिस्टल डिजोल्व होते ही टॉक्सिन एक्टिव। और ये जो टॉक्सिन एक्टिव होता है कहां जुड़ता है, मिडगट की एपिथेलियल सेल। ये बच्चों यहां पर मिडगट की एपिथेलियल सेल पे जुड़ता है, और जैसे एपिथेलियल सेल के साथ जुड़ता है इनमें पोर बनाता है, सेल की स्वेलिंग करता है, अल्टीमेटली सेल का लाइसिस हो जाता है। और जब इन सेल का लाइसिस, सेल खत्म होने लगेगी तो अल्टीमेटली इंसेक्ट यहीं पर ये मर जाएगा, इंसेक्ट ही मर जाएगा। अब बताओ, जैसे इंसेक्ट इसको खाता है, इंसेक्ट इसको खाता है, यहीं खत्म हो जाता है। यानी ये प्लांट इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, क्योंकि इंसेक्ट खाता है वहीं मर जाता है, इंसेक्ट इन पर नुकसान नहीं कर पाते। तो बीटी प्लांट को मैं कहूंगा इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। नीट में है क्वेश्चन, बीटी प्लांट कैसे होते हैं, वायरल रेजिस्टेंट, बैक्टीरियल रेजिस्टेंट, फंगल रेजिस्टेंट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट। क्या आंसर दोगे, इंसेक्ट रेजिस्टेंट, क्योंकि जैसे इंसेक्ट खाता है मर जाता है, तो इनमें इंसेक्ट रेजिस्टेंट पावर होती है। और ये इंसेक्ट के 3 ऑर्डर को मारता है, कौन कौन से, लेपिडोप्टेरंस, कोलियोप्टेरंस, डायप्टेरंस। बात समझ गए अच्छे से। अच्छा, बीटी प्लांट बनाने का फायदा क्या, बीटी प्लांट बनाने का पहला फायदा बोलो, यस, पहला फायदा तो ये होता है इंसेक्ट अटैक नहीं कर पाते तो प्रोडक्शन बढ़ता है, और साथ ही साथ केमिकल पे जो हम इतने डिपेंड हो गए वो डिपेंडेंसी भी रिड्यूस हो गई। तो मुझे बताओ, बीटी प्लांट बनाने से फायदा हुआ है नुकसान, फायदा ही हुआ है। अच्छा, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, केमिकल पे डिपेंड नहीं हो रहे। बीटी प्लांट बनाने के फायदे बहुत है, और ऐसे कई बीटी प्लांट बनाए गए, जैसे बीटी सोयाबीन बनाई गई है, बीटी कॉटन बनाए गए हैं, बीटी कॉर्न है, बीटी ब्रिंजल है, ऐसे कई बीटी प्लांट्स बनाए गए। अब बच्चों, ये जो बीटी प्लांट्स बनाए गए हैं, फायदे तो इनके हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके कुछ डिसएडवांटेज भी है। अभी तक तो मैं फायदे ही बता रहा था आपको, कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या होता है कि इन प्लांट का प्रोडक्ट हमेशा इंसेक्ट खाए ऐसा कोई जरूरी नहीं। अरे प्लांट का पार्ट तो हम भी यूज करते हैं, एनिमल्स यूज करते हैं। तो होता क्या है, मान लीजिए इस प्लांट का कोई पार्ट गाय ने खाया, काऊ ने खाया। जैसे गाय ने खाया तो गाय की बॉडी में भी टॉक्सिन जाएगा, और टॉक्सिन जाएगा, और जहां पर भी एल्केलाइन पीएच मिलेगी, बताओ क्या होगा, टॉक्सिन एक्टिव होगा। और टॉक्सिन एक्टिव होते ही ये काऊ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगा। जरूरी नहीं कि गाय की डेथ कर दे, उसको कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट दे सकता है। सेम प्रॉब्लम अपने अंदर भी हो सकती है। अच्छा, जैसे हमने इसको खाया,
अपने अंदर भी जहां पे भी अल्कलाइन पीएच होगी टॉक्सिन एक्टिव होगा। अच्छा, एक्टिव होगा तो ये हमारे अंदर भी नुकसान करता है, लेकिन ह्यूमन में सबको नुकसान नहीं कर पाता क्योंकि इसके रिसेप्टर हमारे अंदर नहीं होते। हां, लेकिन कुछ पर्सन में ये एलर्जी जरूर क्रिएट कर सकता है, यानी कुछ के लिए तो ठीक है, लेकिन कुछ के लिए ये 100% सेफ नहीं है। बीटी प्लांट के जहां फायदे हैं वहां कुछ नुकसान भी है। फायदे तो क्या है? प्रोडक्शन बढ़ जाता है, इंसेक्ट अटैक नहीं करता, केमिकल पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। फायदे तो है, लेकिन नुकसान यह है कि यह नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म को भी हार्म करता है। नॉन टारगेटेड मतलब जैसे ह्यूमन हो गए, एनिमल्स हो गए, उनको भी कहीं ना कहीं यह प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि सब ह्यूमन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मैं ये कह रहा हूं कुछ में एलर्जी कर सकता है। बात समझ में? यानी 100% सेफ नहीं होते। इसीलिए जब ये बीटी प्लांट्स बनाए जाते हैं तो ये अदर को हार्म करते या नहीं करते, इन चीज को एक बार चेक करना बहुत जरूरी होता है। और इंडिया में इन चीजों को चेक करने के लिए कमिटी बनाई गई है जिसका नाम है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जब भी इस तरह के प्लांट बनाते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट जो भी हो, जरूरी नहीं कि बीटी प्लांट की बात करूं, जितने भी ट्रांसजेनिक प्लांट बनते हैं, एनिमल्स बनते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको बनते ही मार्केट में लॉन्च कर देंगे, नहीं। ये बनेंगे, बनने के बाद GEAC के जो साइंटिस्ट है ये प्लांट को पूरी तरह से चेक करते हैं कि ये कहीं इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में हार्मफुल तो नहीं है। अगर GEAC के साइंटिस्ट को लगा कि ये 100% सेफ नहीं है तो GEAC के साइंटिस्ट इस प्लांट को बैन कर देते हैं, इंडिया के मार्केट में मिलता ही नहीं। यानी बीटी प्लांट को या ट्रांसजेनिक प्लांट को कंट्रोल करने के लिए इंडिया में एक कमिटी बनाई गई। कमिटी का नाम GEAC, फुल फॉर्म बोलो, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। इसके बारे में मैं आपको आगे के लेक्चर में बता भी दूंगा कि GEAC क्या है, इसके कुछ पॉइंट भी हैं वो आपको समझाऊंगा मैं आपको आगे। तो अभी बस ये नाम ध्यान रखिएगा, इंडिया में जितनी भी जेनेटिक रिसर्च है कंट्रोल करने वाली कमेटी GEAC। अच्छा, उनको लगता है कि प्लांट सेफ नहीं है तो उनको बैन कर दिया गया। ऐसा एक केस हुआ भी था, बीटी ब्रिंजल बनाए गए थे, वो बीटी ब्रिंजल वही इंसेक्ट रेजिस्टेंट थे, प्रोडक्शन बहुत अच्छा था, लेकिन GEAC को लगा कि 100% सेफ नहीं है तो उन्होंने इसको बैन कर दिया था। बीटी ब्रिंजल को इसे बैन किया गया था। क्लियर? कुछ साल पहले की ये बात है। जो बातें मैंने यहां पर समझाई अभी क्लियर हुई बच्चों? अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसको डायग्राम बना लो, अच्छे से बना लिया इतना, ये भी बना लिया, क्लियर इतना? और ये याद रखना कौन सी पीएच पर टॉक्सिन एक्टिव होता है? एल्केलाइन। इंसेक्ट में कहां एक्टिव होता है? मिडगट। टॉक्सिन कहां जुड़ता है? मिडगट की एपिथेलियल सेल के साथ। ये सब क्वेश्चन बनते हैं तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। जो बातें अभी हमने समझी इसको नोट भी कर लेते हैं। वंस एन इंसेक्ट इंजेक्ट द इनएक्टिव टॉक्सिन, वो इनएक्टिव टॉक्सिन को इंजेक्ट करता है इन द एल्केलाइन पीएच ऑफ मिडगट, वेरी इंपॉर्टेंट, एल्केलाइन पीएच ऑफ मिडगट ऑफ इंसेक्ट, क्रिस्टलाइन प्रोटीन डिसोल्व हो जाता है एंड टॉक्सिन एक्टिव हो जाता है। अच्छा, एक्टिव होने के बाद एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिडगट एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल के सरफेस पे बाइंड होता है। नाउ दिस टॉक्सिन क्रिएट पोर्स, सेल में पोर क्रिएट करता है, दैट कॉज सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस एंड फाइनली डेथ ऑफ इंसेक्ट। इससे बच्चों फिर इंसेक्ट की फाइनली डेथ हो जाती है। ये जो पॉइंट यहां बताए इनको नोट कर लीजिएगा। अच्छा, ये जो बीटी प्लांट्स होते हैं, मोस्ट बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, यानी जो बीटी प्लांट्स होते हैं ये इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट ग्रुप, हर इंसेक्ट को नहीं मारता, मैंने कहा था पर्टिकुलर लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स, डायप्टेरन उनको ही मारता है, तो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन क्रॉप एंड टारगेटेड पेस्ट। कौन सी, अच्छा क्राइजीन की बात करें तो क्राइजीन बहुत सारी है, क्राइजीन भी बहुत सारी होती है। कौन सी क्राइजीन चूज करना है दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो प्लांट कौन सा है और एक पेस्ट कौन सा है। जैसे एक एग्जांपल से बताते, द प्रोटीन इनकोडेड बाय द जीन क्राई फर्स्ट एसी क्राई सेकंड एबी कंट्रोल कॉटन बोलवर्म, सिमिलरली क्राई फर्स्ट एबी कंट्रोल कॉर्न बोरर। बात को समझना, क्राइजीन बहुत सारी है, बहुत सारी, ध्यान सुना सभी। जैसे क्राई फर्स्ट एसी है, क्राई सेकंड एबी है, क्राई फर्स्ट एबी, ये सब क्राइजीन ही है, सब वही बैसिलस thuringiensis से मिलती है। अब ये क्राइजीन स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक से मतलब क्राई फर्स्ट एबी और क्राई सेकंड एबी ये कॉटन में बोलवर्म को हटाती है, हर जगह काम नहीं आएगी। कॉटन उस प्लांट के लिए स्पेसिफिक है
और उसमें भी बोलवर्म इंसेक्ट को हटाने का काम करती है। अच्छा, कॉटन बोलवर्म होता क्या है? कॉटन के अंदर ये बच्चों ऐसी बॉल होती है, यही बॉल ओपन हो जाती है और इसमें से फाइनली बच्चों यहां पर जब ये बॉल ओपन हो जाएगी तो इसी से फिर फाइनली यहां पर ऐसे कॉटन बन जाता है, इसी से कॉटन निकलता है, यहीं पे कॉटन निकलेगा। अब बच्चों ये जो बॉल होती है, इस बॉल पर ये इंसेक्ट अटैक कर देता है और ये जो इंसेक्ट होता है, इसी इंसेक्ट को यहां पर कहा जाता है कॉटन बोलवर्म। कॉटन की बॉल पर अटैक करने वाला वर्म क्या कहलाता है बच्चों? कॉटन बोलवर्म। अब ये कॉटन बोलवर्म इस बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो इस बोलवर्म को हटाना पड़ेगा और इसको हटाने के लिए इन कॉटन के अंदर क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकंड एबी जीन को डाला जाता है। यह नाम वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है बच्चों। कॉटन में बोलवर्म को हटाने के लिए कौन सी जीन काम आती है? क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी। इसी तरह से क्राई फर्स्ट एबी, इसका काम होता है कॉर्न बोरर को हटाना। कॉर्न बोरर मतलब ये बच्चों कॉर्न है, इनके अंदर ऐसे बोर मतलब ऐसे यहां पे पोर्स बना देते हैं, उसमें छोटे छोटे छिद्र बना देते हैं, पोर्स बना देते हैं। तो कॉर्न के अंदर बोर बनाने वाला कहलाता है कॉर्न बोरर, मतलब कॉर्न के अंदर ऐसे छेद बना देता है, उसको हम कॉर्न बोरर कहते हैं। और इस कॉर्न बोरर को हटाने के लिए यहां जो जीन डाली जाती है उसका नाम आएगा क्राई फर्स्ट एबी। अरे समझ में आए? तो ये दोनों नाम मैं फिर कहूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, तो आप लोग इनको अच्छे से याद कर ही लेना है। कॉटन बोलवर्म को हटाने के लिए क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी। कॉर्न बोरर को हटाने के लिए क्राई फर्स्ट एबी, यहां पे ढंग से पढ़ना, ए बी है तो एबी है। अच्छा, बीटी प्लांट्स की बात करें तो कई तरह के बीटी प्लांट्स बनाए गए हैं। एग्जाम्पल ऑफ बीटी प्लांट्स आर बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी सोयाबीन, बीटी ब्रिंजल, इस तरह के कई सारे प्लांट होते हैं। अच्छा, क्राइजीन एक है या बहुत सारी? बहुत सारी है, ये तो थी नेम एनसीईआरटी वाले है, बाकी तो और भी बहुत सारी है। कौन सी क्राइजीन लेना है? ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, दो बात पे डिपेंड करता है। कौन कौन से? एक तो क्रॉप कौन सी है, मतलब कॉटन है, कॉर्न है, सोयाबीन है, कौन सी क्रॉप है, और साथ ही साथ टारगेटेड पेस्ट क्या है, किस पेस्ट को, किस इंसेक्ट को वहां पर हटाना है। तो ये पॉइंट पूछे जाते हैं, आप इनको भी नोट कर लीजिएगा। और ये मैं फिर कहूंगा, बीटी प्लांट हां से फायदे भी हैं लेकिन कुछ नुकसान भी होते हैं कि ये नॉन टारगेटेड में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसलिए जब भी ये बीटी प्लांट बनाते ना, एक बार चेक करेंगे कौन करता है, GESE। हां, इसके बारे में आगे बता देंगे आपको। जो बातें यहां पर अभी समझाई, क्लियर हुई अच्छे से, ये नोट कर लीजिएगा और ये अच्छे से लिखना बेटे, ये तो इंपॉर्टेंट है ही।